लालच नहीं है तेरे भाई जैसा कोई हारिज नहीं है। इस हरकतें ही बरकत दी है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या खड्डा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? गाइस चेक इट आउट दोस्तों, ये रहा आपके सामने मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड पावर। आपको जवाब देना दोस्तों ये क्या कॉन्सेप्ट है। 173 की बात करेंगे, कितने मीटिंग कम से कम होना चाहिए? एंड द गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। बराबर बोल रहा हूं? अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आपको जवाब देना है मुझे। कोरम कितना होना चाहिए? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। और अगर मैं बात करूं 2/3 या उससे ज्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो जितने रिमेनिंग है या 2 विच एवर इज हायर। पर मान लीजिए अगर मान लो 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, उसमें से 10 लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो क्या होगा? तो 2 लोग हो जाएंगे जो बाकी। और अगर 11 लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो एक डायरेक्टर तो मीटिंग कैसे लेगा? इसलिए आपको ऐसे बंदा ढूंढना पड़ेगा जो नॉन इंटरेस्टेड है। वो तो है नहीं, एक तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो या फिर जनरल मीटिंग को काम सौंप दीजिए। बताओ मीटिंग की नोटिस किसको देना चाहिए? मीटिंग की नोटिस सबको देना चाहिए जो इंटरेस्टेड है, सबको 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 देना चाहिए। जो इंडिया के बाहर है, जो ऑल्टरनेट है, सर जो अगर ये भी बोल रहा हूँ ना मुझे आना नहीं है, उसको भी देना चाहिए। कितने दिन पुरानी नोटिस होती है? 7 दिन के पहले। नोटिस शॉर्ट नोटिस हो सकती है, हो सकती है, पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना, और वो भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में फर्दर रेटिफाई कर सकते हैं उससे। सब कुछ आपको दिमाग में अभी भी फिट है। दुनिया में 2 टाइप की रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन नंबर 1 एक तो अपना फिजिकल मीटिंग से होता है या फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से होता है। अब सर्कुलेशन में भी सेक्शन नंबर 175 है जो कहता है कि सबको आप क्या करो, डेटा भेज दो और सबका रिप्लाई उसके ऊपर आएगा। जो रिप्लाई आएगा अगर मेजोरिटी मिल गई तो वैसे ही इफेक्ट आएगा जैसे कि वो नॉर्मल है। पर जब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है तो 15 डेज के अंदर आपको उसका वो ड्राफ्ट सर्कुलेट करना पड़ेगा। याद है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो जनरली रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है, अगले मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड होता है। पर अगर मैं बात करूँ कितने लोग अपोज करे तो 1/3 लोग अगर अपोज कर दे, मान लो 12 डायरेक्टर है, 4 लोग बोलते हैं नहीं मीटिंग ही होना चाहिए, तो फिर मीटिंग ही होना जरूरी है। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया में 2 टाइप की मीटिंग होती है। मीटिंग तो मीटिंग होती है एक वर्चुअल एक फिजिकल। फिजिकल के बारे में तो सब लोग जानते हैं। वर्चुअल में हो सकता है कि हाँ हो सकता है। क्या वर्चुअल के बारे में ऑलरेडी नोटिस में लिखा होना चाहिए? होना चाहिए कि हम लोग ऐसी मीटिंग रखने वाले।
एंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू कम इन, उन्होंने पहले से बताना चाहिए कि मैं आने वाला हूं। पर आजकल एक नया प्रोविजन है, अगर आपने एक बार बता दिया तो साल भर आपको बोलना कि साल भर मैं ऐसे ही मीटिंग में आऊंगा, तो फिर बार बार आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। पर एक बार जो बंदा नोटिस दे दे कि मैं वर्चुअल से आऊंगा, डज नॉट मीन वो वर्चुअल से आएगा, ही कैन ऑल्सो अटेंड मीटिंग व्हाट फिजिकली, ये भी आपको पता है। अगला सवाल आपके सामने रहा, वर्चुअल मीटिंग के कुछ नियम होते हैं। जब भी वर्चुअल मीटिंग चल रहा है, नोबडी शुड टॉक इन बिटवीन, मतलब क्या उनके घर वालों से वो आइसोलेशन में होना चाहिए। वॉट एवर इज हैपनिंग इट शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। चेयरपर्सन और सिक्योरिटी ने चेक करना चाहिए कि सारी सब कुछ सबको सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें होना चाहिए। उसके बाद में जो बंदा इसके थ्रू आ रहा है उसको भी कोरम में काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वर्चुअल में आ रहा है उसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें आपने समझ ली। अगला प्रश्न मेरा आपके साथ में है, कोरम भी आपने बोला, अच्छा ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, अगर कोई मीटिंग नहीं हो रही है तो उसको क्या मानेंगे? वो तब होना चाहिए जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कह रहा है, पर एओए अगर इस माने में साइलेंट है तो अगले हफ्ता उसी समय इसी जगह, बोलो ना, अगले हफ्ता इसी समय इसी जगह, पर प्रोवाइडेड वो नेशनल हॉलिडे नहीं है। अगर वो नेशनल हॉलिडे हुआ तो अगले दिन उसको किया जाएगा। हमने जब प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ये हॉलिडे के दिन, नेशनल हॉलिडे के दिन बोर्ड मीटिंग हो सकती है? हो सकती है, सिर्फ एडजन वाली नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा खुलासा है। नेशनल हॉलिडे के दिन मीटिंग पहले से 15 अगस्त को हमने कंडक्ट करवाई, हो सकती है, पर जो एडजन बाय डिफॉल्ट होती है ना, वो कभी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये जवाब देंगे। बोलो बच्चों, जिस बंदे को अपॉइंट किया था वो बंदा गलत अपॉइंट हुआ और मालूम चला 3 महीनों बाद, तो 3 महीने तक जो काम किया इट विल रिमेन वैलिड, आफ्टर दैट उसके काम को इनवैलिड किया जाए। ये पेज आपको अच्छी तरह से याद है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, कौन से ऐसे 4 काम है जो फिजिकल मीटिंग में ही होना चाहिए? कल हमने एमसीक्यू में किया था ये क्वेश्चन। बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल, मर्जर एक्विजिशन का अप्रूवल। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कल के एमसीक्यू के बाद में कि इन सारी चीजों को बारकाई से पढ़ना, माइन्यूटली पढ़ना कितना जरूरी है। कल जब आपने क्वेश्चंस देख रहे थे आप, तो आपको अच्छा ऐसा भी, कल आपको देखा था लेटेस्ट एंड प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था वो, राइट? वो MR1 का और 60 का। मतलब कि आपको ये समझना चाहिए, मतलब मैं कोई चीज को छोड़ नहीं सकता हूं, अगर लिखी है तो मतलब वो कुछ उसके ऊपर कुछ भी सवाल एमसीक्यू में खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूंगा, पहले 4 चैप्टर्स के ऊपर मेरे पास में 254 मेरे एमसीक्यूज बने हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें, कल तो हमने 50 ही खत्म किए, अभी उसके तो 200 क्वेश्चंस बाकी। इससे पहले 4 चैप्टर्स में तो सोचिए पूरा कितने एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हर लाइन पे एक एमसीक्यू बना सकता है अगर जिसको बनाना है, मतलब थोड़ा सोचो, ये बना, ऐसा भी हो सकता है, डाल दी। पर उससे अच्छा होता क्या है कि व्हेन यू स्टडी ऑन योर ओन, आपने ही वो ध्यान से पढ़ना चाहिए। पर वो आपको कब वो समझेगा, जब आप एमसीक्यू एक बार देखोगे ना सॉल्व करते हुए, तब आपको समझ जाएगा कि हाँ ऐसा भी पूछ सकते हैं। नहीं समझा आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले एमसीक्यू थोड़ा सा सॉल्व करने याद डालोगे तो आपके, रुक जा, एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपको समझेगा कि मुझे पढ़ने का पैटर्न कैसे रखना है। नहीं समझा, वापस से बोलता। आज कल हमने एमसीक्यू पढ़ा ना, आज आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको समझ अच्छा नहीं इतना हल्के में ले सकते हैं, नहीं ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, कुछ भी ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन भी ऐसे आते हैं ना, कभी कभी लगता सारे सही है, हाँ, तो वो भी कितना कंफ्यूज करते हैं। होता कुछ नहीं, कंफ्यूजन होता है, और फिर बाद में वर्डिंग का गेम होता है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। अगले पेज पे जाना है, ये पेज आपको एक बार देखना है, 179 180 आप खुद देखो फटाफट, फिर मुझे रिकॉल करना है। फास्ट सारी आप जल्दी से पढ़िए, आप लोग पढ़ो 1 मिनट।
मैं बोल सकता आपको 179 में क्या लिखा है, पावर ऑफ द बोर्ड, और 180 में लिखा है रेस्ट्रिक्शन टू द पावर। जो सीबीएसई का फालतू बच्चा लड़कियों पे बिल उड़ाता है, मम्मी डांटती है, और ऑडिटर पी के आता है। सी से क्या लिखा है, कॉल करना है। क्या कॉल करना है, कॉल करना है। अगर आप पब्लिक से पैसा उठाना है तो बोर्ड लगता है, आपको बाय बैक करना है तो बोर्ड लगता है, सिक्योरिटीज आईपीओ लाना है तब बोर्ड लगता है। सीबीएसई का फालतू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना है तब बोर्ड लगता है, बिल बोरोइंग करना है तो बोर्ड, इन्वेस्टमेंट करना है तो, एल करना है तो, डाइवर्सिफिकेशन, अमालगमेशन, टेक ओवर, इन सारे काम के लिए बोर्ड लगता है, बराबर है। पर ऑडिटर पी के, ऑडिटर का अपॉइंट करना है बोर्ड लगता है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन को बोर्ड लगता है, केएमपी का अपॉइंटमेंट में बोर्ड लगता है। पर ये सारी बातें जो है ना, ये लोग डेलीगेट भी कर सकते हैं, जो बिल वाली है उसके अलावा कुछ नहीं। बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट जो है और लोन है, ये किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मैनेजर को, या प्रिंसिपल ऑफिसर को, या ब्रांच ऑफिसर को कर सकते हैं। पर अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इसमें एक इंटरप्रिटेशन निकलता है, ये सारे काम बीआरएन बीएम में होना चाहिए, मतलब इसके लिए बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में ये काम नहीं होंगे। दूसरी बात, बोर्ड अकेला नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए। आई मीन डायरेक्टर अकेला नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, क्योंकि लिखा बोर्ड मीटिंग चाहिए। 180 में लिखा है आपको 179 पे उड़ने का मौका दिया, 180 में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। रेस्ट्रिक्शन में क्या बोला गया है इन्होंने, अब इसमें चार बातें हैं। पहले तो 20% ऑफ, उसमें दो चीजें हैं, एक तो उसमें नेटवर्थ एंड व्हाट, टोटल इनकम है। पूरे कंपनी के टोटल इनकम का 20% या टोटल नेटवर्थ का 20%, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है और वो चीज आप बेच रहे हो, बोलो ना, या ट्रांसफर कर रहे हो या लीज पे भी दे रहे हो। देखो यहाँ पे सिर्फ बेचना नहीं, लीज भी लिखा है, चीजों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसी चीजें एमसीक्यू में घुस जाती है। लीज भी लिखा, अगर इन चीजों को भाड़े पे भी दिया आपने तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एमसीक्यू पढ़ने के बाद में, ऐसे सब एसआर वाली चीजें हैं, एमसीक्यू पढ़ने के बाद में आप अपना नजरिया चेंज करिए लॉ की तरफ पढ़ने का, है ना। छोटी छोटी बातों पर भी आपका बबल हो सकता है। दूसरी बात है, अब मैं अगर कोई डायरेक्टर है, दूसरे डायरेक्टर का लोन माफ नहीं कर सकता, एक्सटेंशन नहीं दे सकता। तीसरी बात, मर्जर एक्विजिशन में जो पैसा आया हुआ है वो इंटरेस्ट रखिए, इंटरेस्ट मतलब उसको संभाल कर रखिए, उसको नहीं कर सकते कुछ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग शुड नॉट बी मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी, इनसे ज्यादा की अमाउंट का नहीं होना चाहिए। और हुआ तो हाँ जी, समझ में आ रहा है एवरीवन। अच्छा, वर्चुअल वालों जो पेन ड्राइव दिख रहे हैं, मैं मेरे दिमाग में एक चीज़ है, ये लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर मैं ओपन रखता हूँ उस पेन ड्राइव में, ताकि आप इसको बार बार देखें, वो तो इसके व्यूज़ काउंट नहीं होंगे। ये आज का लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर, सो यू कैन वॉच इट मेनी टाइम्स, ओके। हाँ, आपको तो ऐसे दे दूंगा, आपको चाहिए तो यू कैन टेक इट मेरे से, बाकी इन लोग को दे दिया मैंने और मैं अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करता हूँ। ये जो चीज़ है ना, उस दिन के मतलब कल वाले 2-3 घंटे और ये 1-2 घंटे बस हो गया रे, मतलब ये रिवीजन का भी बाप हो गया ना। एक्स्ट्रा अपन तो 10 घंटों में यूट्यूब पे जो मेरे लेक्चर्स है, इसके पहले चैप्टर्स जो मैंने लिए हैं उसमें 10-12 घंटे में रिवीजन होता है। ये तो उस दिन हमने 2-2.5 घंटे में किया, आज में 1.5 घंटे में, तो 4 घंटे में हमारे 12 चैप्टर्स रिवाइज होंगे। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है यूट्यूब पे जो लोग देखें उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको इतना स्पीड नहीं हो, मैच नहीं हो पाएंगे वो, दे विल लैग बिहाइंड, उनको लगेगा इतना क्या फास्ट जा रहा है। आपको अभी अडॉप्ट, आपको वो जो है ना 10 घंटे वो स्लो लगेंगे, फिर अगर वो ही देखना तो आपको 1.5x पे देखना पड़ेंगे या 2 पे देखना पड़ेंगे, तब आपको लगेगा हमारी स्पीड मैच हो रही। तो बेटर यू टेक दिस फ्रॉम मी, ओके। तो आप लोग भी मुझसे ले लेना इसको पेन ड्राइव में, ओके। मुझे बताओ, मैंने बात की आपके साथ में वो बोरोइंग की, तो अब बताओ 179 में भी बोरोइंग लिखा था, 180 में, तो दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, एक लिमिट तक जब आएंगे ना तब बीआरएन बीएम, उसके ऊपर जाए तो बीआरएन बीएम भी लगेगा और एसआर भी लगेगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब मैं कमिटी के बारे में बात की, मैंने 179 180 के बारे में बात की, अब इनके ये बहुत ईजी है, कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बताएंगे सबसे पहले चैरिटेबल में अप टू 5% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से पास होगा, उसके ऊपर जाना तो ओआर लगेगा, और वो भी जो भी बोनाफाइड करना मैलिफाइड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में 182 की बात करेंगे, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट नो लिमिट, बीआर भी कर सकते हैं, उसके लिए ओआर की जरूरत ही नहीं है। और वो 3 साल जिसके खत्म नहीं हुए और जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है वो लोग इसमें नहीं आ सकते, और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी कंट्रीब्यूशन हुआ है उसको पूरी तरह से हम लोग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मानते हैं। 183 की बात करिए, व्हाट इज 183? नेशनल डिफेंस फंड में आपने सोल्जर्स के लिए कुछ भी किया होगा, नो रेस्ट्रिक्शन, आप आसानी से कर सकते हो, बोर्ड भी कर सकते हैं, जनरल मीटिंग वाले भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने रहा 184। आपने 184 के लिए एक पीपीटी देखा था कभी जिंदगी में, और आपको शायद से वो याद भी होगी। बताओ, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, 3 बार बोलना पड़ेगा। कब कब? अपॉइंटमेंट के आने की पहली बोर्ड मीटिंग, साल की पहली बोर्ड मीटिंग, और तीसरी बार जब भी मेरा स्टेटस चेंज होगा। देखो, जो बंदा इंटरेस्टेड होता है ना, उसने बोर्ड मीटिंग में बैठना नहीं चाहिए, ना कि वो कोरम में काउंट होगा। अच्छा, 184 में अगर आपने गड़बड़ की ना, तो 167 में आपको वैकेशन मिलता है। वो लिखा था ना, वैकेशन के 2 ग्राउंड है। कॉन्ट्रावेंशन भी क्या, उसने अगर इन्फॉर्म भी नहीं किया होगा, तो मैं अब मान लो इंटरेस्टेड और बैठ कर रहा बाद में, तो वो नहीं वॉइडेबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर उसको तो वैकेट करेंगे ना, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वैकेट हो जाएगा 167 में, तो उसने ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, 184 के 2 बच्चे, 184-1 एंड 184-2। 184-1 में लिखता है कि आज तक जिन जिन कंपनी में मेरा रिश्ता है, चाहे वो HUF है, चाहे वो पार्टनरशिप में, मैं कंप्लीट डिस्क्लोज करूंगा अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर। अब 184-2 में वो नहीं है। हर बार जब भी बोर्ड मीटिंग होगी, मैं बताऊंगा कि आज की मीटिंग में कौन सी चीजों में मेरा इंटरेस्टेड है, ताकि सबको पता होना चाहिए। अब रही बात इंटरेस्टेड किसको बोलते हैं, तो इसके पीपीटी हमने देखा था। बोलो, किसको इंटरेस्टेड बोलते हैं? अब बात करेंगे इधर बॉडी कॉर्पोरेट में, इधर HUF और पार्टनरशिप। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट पब्लिक कंपनीज के अंदर, अगर वो खुद उसके रिलेटिव मिला के, या उसके डायरेक्टर उसके रिलेटिव मिला के, सब मिला के अगर 2% से ज्यादा का, अगर ज्यादा 2% नहीं, 2% से ज्यादा, पॉइंट टू बी नोटेड, ज्यादा होंगे, तो उस केस में कह देंगे कि हम कौन है, वो मेरे इंटरेस्टेड है। या फिर बॉडी कॉर्पोरेट में 2% नहीं है, आपका उधर का बंदा कोई, तो आपका, जैसे मैं विप्रो में काम कर रहा हूं अभी, और मेरा रिलायंस का, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस में काम कर रहा हूं, और मैं रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कब बोलूंगा मैं इंटरेस्टेड हूं, अगर विप्रो कंपनी में का मैं प्रमोटर हूं, या विप्रो का मैं मैनेजर हूं, या उधर का CEO हूं। 3 बातें इधर, MD CEO मैनेजर, कुछ भी और नाम मत बोलना, 3 नाम देख लो, MD CEO मैनेजर। क्या प्रमोटर भी है? हाँ, तो उधर कौन से लोग हैं? MD नहीं है। सुपर चिंटी, माइंड ब्लोइंग, वैसे भी हो नहीं सकता। हाँ बताओ, कौन से 3 लोग हैं उधर के? सो प्रमोटर, इसलिए मैं 3 दिन बार बोलता, MD हो सकता है। MD हो ही नहीं सकता ना, एक ही MD दूसरे कंपनी MD तभी हो सकता है जब वो वो बहुत एक्सट्रीम केस है वैसे भी। हाँ, तो चलो उधर का है, देखो वैसे भी मैनेजर और CEO एक ही होता है। कुछ कंपनी में जिसको मैनेजर बोलते हैं उसको CEO भी बोलते हैं। मैनेजर CEO लेवल एक ही है, मैनेजर CEO या उस कंपनी का प्रमोटर तीसरे का, उसमें क्या हो जाएगा बताओ? उसको बोलना पड़ेगा मैं इंटरेस्टेड हूं। या कोई बाहर की पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर है, या कोई HUF का मेंबर है, या कोई इंडिविजुअल में वो प्रोप्राइटर है, ऐसे समय पे वो, पर मान लो उसने इन्फॉर्म नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा। 188 की बात करें, ये है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कुछ लोगों को याद आ रहा होगा कुछ, ये था क्या वो? नहीं, no, question was different, but she was able to remember this only. Okay. Related party transaction. This section is broken down in 2 parts. Related parties and transaction. ये ABCDEFG, ये जो 7 ट्रांजैक्शन हुए, बोलो ना आगे। ये 7 ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ में, और रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, जो लिखा है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं, आप जस्ट गो थ्रू। ओके, मैंने पढ़ाया नहीं ये सोच के कि मतलब बहुत इजी है, आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। हाँ, ये 7 ट्रांजैक्शन अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ में किए, एक लिमिट तक किए, तो BRNBM, उसके ऊपर जाएगा तो OR लगेगा। SR की बात मत करना। ये है 188, अगर मैं 186 में जाऊं तो SR लगता है, 180 में जाऊं तो SR लगता है, पर जहां तक कि 188 की बात करो ना तो OR लगता है। तो 2 जगह पे SR लगेगा। 180 मतलब क्या वो था ना, रेस्ट्रिक्शन टू द पावर ऑफ द बोर्ड, उसमें अगर उसके ऊपर जाता तो SR लगता है। 186 में लोन बियॉन्ड जाएंगे एक समय के ऊपर तो SR लगता है। 188 में कुछ लिमिट तक BRNBM, नहीं तो BRNBM प्लस OR लगता है। ऊपर जाएंगे तो BRNBM प्लस OR लगता है, OR नहीं, हाँ प्लस है वो। बताओ लिमिट बताएंगे, पहले 7 ट्रांजेक्शन बताओ। मूवेबल सेल क्या, इमूवेबल सेल क्या? अच्छा वो सेल ही नहीं, सिर्फ सेल, वो कैसा, मैं बार बार सेल बोलता हूँ, मतलब वो पूरा मेरे मन में होता है कि सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो सेल, परचेस, ट्रांसफर, लीज सब है उसके अंदर। हाँ, सेल, परचेस एंड व्हाट, ट्रांसफर।
तो अगर मैं बात करूंगा सेल हुआ फॉर एग्जांपल, तो सेल हुआ तो कितना मूवेबल का, कितना 10% ऑफ टर्नओवर या 100 करोड़ विच इज लोअर। मूवेबल के लिए नहीं, ये मूवेबल हुआ कि ये मूवेबल हुआ, इमूवेबल 10% ऑफ नेटवर्थ 100 करोड़ विच इज लोअर। अगर मैं तीसरी बात करूंगा इनका लीजिंग, तो 10% ऑफ टर्नओवर 10% ऑफ नेटवर्थ 100 करोड़ विच इज। अगर मैं चौथी बात करूंगा वो सर्विस की, 50 करोड़ 10% ऑफ टर्नओवर। या फिर फिफ्थ में बात करूं कोई एजेंट एबीडी के लिए, एबीडी, ए मतलब कौन, मूवेबल, बी मतलब इमूवेबल और डी मतलब कौन सा, सर्विस वाला। मतलब तीसरे के लिए नहीं, किराए पे देने के लिए कोई एजेंट नहीं हो सकता। अरे ए वाला क्या है, मूवेबल, बी वाला क्या है, इमूवेबल, सी वाला क्या है, लीजिंग है। तो लीजिंग के बात नहीं कर रहा है वो। 5वें नंबर में लिखा है एबीडी। तो अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी अपने बेटे को एजेंट बना रहा है और रिलायंस कंपनी उस बेटे को बहुत सारा कुछ दे रही है एज अ ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज की अमाउंट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो रिस्पेक्टिव लिमिट जो होंगे ना वही फॉलो करना पड़ेगी। रही बात अंडर राइटर की कमीशन 1% ऑफ नेटवर्थ और प्लेस ऑफ प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए पर मंथ इतने समय। अच्छा ये जो है ना ये अप टू 2.5 लाख है, अप टू 2.5 लाख तक, मतलब 1 रुपए से लेके 2.5 लाख तक कुछ भी दिया तो भी यार। और वो भी याद रख लीजिए आप, सुनो ना, ये जब भी आपने टर्नओवर की कंडीशन देखी ना 10% 100 करोड़ विच इज लोअर, मान लो लोअर की फिगर 50 करोड़ आई, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए से लेके 50, हाँ तो 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन रिलेटिव पार्टी साइड में होना तो बीआर तो लगता ही है। वो लिमिट अप टू तक है, वो इस तक करेंगे तो बीआरएमबीएम, तो 1 रुपए से वहां तक करेंगे तो है वो। कुछ लोग लग रहा है वो नहीं, वहां तक, तो फिर वो 1 रुपए क्या है, 50 पैसे भी होंगे तभी बीआरएमबीएम। मिनिमम कुछ नहीं, वो मैक्सिमम है। अच्छा सुनो एक बात, मान लो बीआरएमबीएम पास नहीं हुआ, ओआर पास नहीं हुआ, तो क्या करना, तो वाइड होगा, वाइडेबल हो जाएगा, वाइडेबल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अच्छा आप अगला सवाल मैं पूछता हूं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ, रिलायंस की जियो ने, रिलायंस ने मतलब मुकेश अंबानी ने जियो का सिम कार्ड लिया, चलेगा, प्रोवाइडेड उसकी आर्म लेंथ प्राइस होगी उतनी जितनी की आम जनता से आप लेते हो, बराबर है, इसमें कोई डाउट है। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करते समय बोर्ड मीटिंग और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हो गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये वाला आज हमें पढ़ना है जो हमारा छूट गया है 190। अच्छा 190 हमने पढ़ा है, वैसे 190 पढ़ा है, 190 यू रिमेंबर, वी हैव स्टडीड 190। चलो एक साथ पढ़ लूंगा, ये पेज मेरा बाकी एक साथ पढ़ूंगा, आज मेरे सारे रिवीजन होने के बाद में मैं इसको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना, ओके। एंड द लास्ट सेक्शन व्हिच इज लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज 186, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, चारों की अमाउंट एक लिमिट तक आएंगी ना तो बीआरएमबीएम से होती है, उसके ऊपर करेंगे ना ऐसा होना चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, इन्वेस्टमेंट करा सकती है अप टू लिमिट तक। तो उसका लिमिट बताओ, 100% दो का, एफआर प्लस एसपी का 100% और 60% पेड अप शेयर कैपिटल एफआर प्लस एसपी का, इसमें से विच वाज हायर लेने का, विच वाज हायर लेने का, और उस हायर तक जो अमाउंट आएगी वो बीआरएमबीएम से, और उसके ऊपर जाएंगे तो एसआर पास करना पड़ेगा। पर बीआरएमबीएम को आपकी बार यूबीआर बोलने का, क्योंकि ये इकलौता सेक्शन नहीं, 203 और 186 में यूबीआर लगता है। अब आपको समझा बीआर और यूबीआर क्यों याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। यूबीआर क्या बोला मैंने, यूबीआर। अब एक बात समझ लेना, अगर कोई लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है, उसने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया होगा, और अगर लिमिट के अंदर हम लोग किसको दे रहे होंगे तो परमिशन की जरूरत नहीं है, पर परमिशन की जरूरत हो सकती है अगर डिफॉल्ट किया तो। अब लिमिट के ऊपर गए और आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा चुकाया नहीं चुकाया, डिफॉल्ट किया भी होगा नहीं भी किया होगा, तभी भी उनकी परमिशन लगती है। अब जब रही बात इसको इंटरेस्ट से देने की, तो कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, जितना गवर्नमेंट का बॉन्ड होना चाहिए। रही बात है वो बॉन्ड की जो रेट है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं उन लोग के लिए जो कंपनी के अंदर 26% लोग गवर्नमेंट का पैसा होता है और वो इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए कुछ पैसा दे रही है, या फिर कोई सेक्शन 8 कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का 26% से ज्यादा पैसा है और वो ऐसे जगह पे पैसा दे रही है जहां पे इंडस्ट्रियल रिसर्च होने वाला है, तो उस केस में ये इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक लेयरिंग की बात है, ए ने बी में किया और बी ने सी में किया, सी का डी में अलाउड नहीं है, 2 तक ही अलाउड है, पर 2 इसमें एक्सेप्शन है। एक, अगर इंडिया के बाहर अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो और ऑलरेडी उसने बहुत सारा कुछ किया होगा, या दूसरी बात होती है होली ओन्ड, इसका मतलब क्या, ए ने बी में किया
फिर भी उसको काउंट मत करे अगर बी होली ओन्ड होगी तो। रिमेंबर, हो गया, ये पूरा सेक्शन हो गया। इसी के साथ में चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया। आपको दोस्तों एक बार फटाफट याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग रिवर्स ऑर्डर में यहां से जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्शन नंबर 173 में हमने क्या देखा कि अगर कोरम में जितने लोग अगर होते हैं, अगर उतने फिजिकली अवेलेबल है, तो वो चीजें जो वीडियो मीटिंग के लिए प्रोहिबिटेड है फिर भी वो वीडियो मीटिंग द्वारा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी हो चाहे एनआरसी हो, उनकी एप्लीकेबिलिटी में लिखा था कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लिस्टेड कंपनीज। इसकी वजह से वो प्राइवेट कंपनी जो लिस्टेड होती है उनको भी सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा था, पर अननेसेसरी ये बर्डन उनके ऊपर भी आ रहा था जो प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है। इसलिए अब की बार खुल के लिख दिया गया, लिस्टेड भले ही है पर वो कौन सी होना चाहिए, पब्लिक नेचर की होना चाहिए। ये सेक्शन 177 में बदला हुआ है। आप अगर देखेंगे तो 178 में भी सेम बदलाव हुआ कि 178 की जो कमिटी है एनआरसी, उसमें भी लिख दिया गया इट इज एप्लीकेबल टू नॉट फॉर ऑल दी लिस्टेड कंपनी, बट लिस्टेड में भी वही लिस्टेड चाहिए जो पब्लिक है। उसके बाद में एनआरसी में एक दूसरा बदलाव देखा गया। एनआरसी वॉज सपोज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन, बट अमेंडमेंट के बाद लिखते हैं कि एनआरसी को अगर खुद को लगता है तो खुद भी ये डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, या साथ साथ में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल सकते हैं तुम इस डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करो, या कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी वो बुला सकते हैं चेक करने। अब मतलब उनको खुद को ही चेक करना जरूरी नहीं है। और एक अमेंडमेंट आया कि कैसे चेक करना चाहिए बाकी लोगों ने, ये कौन बताएगा, एनआरसी बताएगा। और वो बाकी लोग वैसा सही चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे, ये भी कौन चेक करेगा, एनआरसी। अब बात करेंगे रेम्यूनरेशन कमेटी की। रेम्यूनरेशन जो पॉलिसी थी, पहले ऐसा लिखते थे कि रेम्यूनरेशन की पूरी पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में होना चाहिए। अमेंडमेंट के बाद लिखते हैं कि रेम्यूनरेशन की जो पूरी पॉलिसी है डिटेल में अगर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए तो एंटायर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड, क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। पूरी आपको रेम्यूनरेशन पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ सैलिएंट फीचर्स क्या बदलाव हुए वो, और साथ साथ में आपको उस वेबसाइट का एड्रेस लिखना है जहां पे डिटेल्ड में ये रेम्यूनरेशन पॉलिसी मिलेगी। अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट के साथ में अब आपको डिटेल्ड में पॉलिसी रेम्यूनरेशन की जोड़ने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन की बात करेंगे। पहले लिखते थे और अब लिखते हैं, दोनों में फर्क है। अगर आप सभी जानते हो कोई भी सिक्योरिटी होल्डर अगर एसआरसी के कोई भी डिसीजन से नाखुश है, कोई भी एसआरसी, कोई भी डिपॉजिट होल्डर, कोई भी डिबेंचर होल्डर अगर कंपनी के कोई भी डिसीजन से नाखुश है तो वो कहां जाते थे, स्टेक होल्डर्स रेम्यूनरेशन कमेटी के पास। स्टेक होल्डर्स रेम्यूनरेशन कमेटी के ऊपर अब एक अच्छी बात आई है कि अगर स्टेक होल्डर रेम्यूनरेशन कमेटी ने किसी भी सिक्योरिटी होल्डर की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कंसिडर नहीं किया, या एक्सेप्ट किया था केस को पर उनसे वो सॉल्व नहीं हुई, फिर भी एसआरसी के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, उनके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, एसआरसी ने फिर भी कोई गुनाह नहीं किया ऐसा माना जाएगा। लोन टू डायरेक्टर्स में हमने देखा कि कोई भी डायरेक्टर को या उसके डायरेक्टर के हमने बहुत सारी बातें देखी, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के रिलेटिव्स, मतलब डायरेक्टर के रिलेटिव्स, या कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी होती है उसके डायरेक्टर या उसके रिलेटिव्स को लोन देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। अगर लोन देना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और जो मीटिंग की नोटिस होती है ना वो डिटेल में देना पड़ेगी कि क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या मकसद है, कौन से डायरेक्टर को दे रहे हैं। और साथ साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस डायरेक्टर को उसके रिलेटिव को पैसे दिए जा रहे हैं वो उसी धंधे के लिए यूज़ करे जिसके लिए उसका प्रिंसिपल नेचर ऑफ बिजनेस है। मतलब डायरेक्टर ने पैसा पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब एसआर पास करना चाहिए, नोटिस में पूरा डिक्लेरेशन देना चाहिए, और प्रिंसिपल बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके 4 एक्सेप्शन है। एक,
अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को अगर LGS कुछ भी दे रहा है, लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है, वो अलाउड है, उसके लिए SR और ये सारी चीज़ें पास करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को G और S दे रहा है, मतलब गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है, फिर भी उस केस में SR पास करने की ज़रूरत नहीं। तीसरी बात, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई बैंकिंग कंपनी अपने ही डायरेक्टर को लोन दे रही है, फिर भी SR पास करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने उतना इंटरेस्ट लिया होगा, उतना इंटरेस्ट का रेट चार्ज किया होगा जितना कि गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट होते हैं। और अगर एक चौथी बात है, अगर बाकी अपने ही डायरेक्टर्स के साथ साथ में अगर आपने वो उतना लोन, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी अपने हर ऑफिसर हर एम्प्लॉय को 50,000 का लोन देती है, तो वो अपने डायरेक्टर को 50,000 रुपये तक का लोन दे सकती है, बिकॉज ऐसे भी डायरेक्टर इज वन ऑफ द एम्प्लॉय, तो उसमें कुछ गलत नहीं। ऐसे केस में SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे एक्सेप्शंस आपने देखे। उसके बाद में अगर मुझे आपको बताना है तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ें लिखी है। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया 185 का, तो उसके 3 लोग गुनहगार माने जाते हैं। कंपनी को फाइन होती है और बाकी फाइन और पनिशमेंट दोनों को भी होती है। जिस डायरेक्टर ने लोन लिया धोखे से और जिन डायरेक्टर ने धोखे से उसको लोन दिया, मतलब जो डायरेक्टर ने लोन दिया वो भी गुनहगार, जिसने लोन लिया वो भी गुनहगार। 5 लाख से लेके 25,000 रुपये तक, और जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 6 महीने तक की हो सकती है। उसके बाद में अगला चैप्टर आता है जिसके रिवीजन के लिए हम लोग, ये जो लेक्चर है आप अमेंडमेंट्स के रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन के ऊपर आप बात करेंगे। 403 सेक्शन में पहले फाइलिंग करने के लिए था कि अगर आपने उस टाइम लिमिट पर दिया, अभी चलो अमेंडमेंट के बाद का ही बोल देता हूँ, अगर 30 दिन के अंदर दिया तो फीस के साथ देंगे, उसके बाद में 30 दिन के बाद देंगे तो उसके अंदर 2 कंडीशन है, एक तो सेक्शन 92 137 और एक अदर देन 92 37। 92 और 137, 92 इज अबाउट एनुअल रिटर्न और 137 इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें ROC को सबमिट करना पड़ता है। अगर एनुअल रिटर्न 60 दिन में सबमिट करना पड़ता है तो आपको फीस के साथ देना पड़ता है। ROC को अगर 30 दिन में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे तो तब भी फीस देना पड़ती है। पर अगर आपने उसके बाद दिया, मतलब 60 और 30 डेज के बाद में दिया, तो अब अमेंडमेंट कहता है आपको 100 रुपये कम से कम प्रतिदिन का फाइन लगेगा जितना दिन आप एक्सटेंड करोगे, और साथ साथ में आपको पनिशमेंट भी लगेगी और पेनल्टी भी लगेगी। ये अमेंडमेंट के बाद का पिक्चर है। 403 की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें अब 92 137 को छोड़ के अगर बाकी आदर्श ने अगर कुछ गड़बड़ हुई, आदर्श समझते हैं आदर्श में क्या बोलना चाहते हो, आदर्श में बात करेंगे, आदर्श में बात करेंगे, आदर्श में। अब क्या बोले सर आदर्श के मतलब क्या बोलना चाहते हो? तो 92 और 137 छोड़ के अगर आदर्श की बात करेंगे तो अगर वहां पे आपने गड़बड़ की तो उसकी फाइन उतनी होगी, कितनी होगी? उतनी फाइन होगी जितने गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करेंगी, और उनको फाइन और पनिशमेंट तो लगने ही वाला, मतलब पनिशमेंट और पेनल्टी लगेंगे। मतलब 92 137 में जो लिखा है फाइन एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं लिखा है, कम से कम 100 रुपये लिखे, और आदर्श सेक्शन में एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है। अब इसमें भी एक बात है, एक अमेंडमेंट इसमें इस बार ये भी हुआ है कि अगर आपने ये काम जो है ना एक से ज़्यादा बार कर लिया ना, अगर मान लो आपने गड़बड़ की और एक से ज़्यादा बार की हुई, तो आपको कम से कम 2 बार की डबल पनिशमेंट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इस बार अगर एनुअल फाइलिंग और किसी भी चीज़ में एनुअल फाइलिंग बात कर लो, एनुअल रिटर्न बात कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करो, उसमें आपको जो फाइन लग रही थी वो आपने एक बार चुका दी, अगले साल में वापस से आपने यही चीज़ दोहराई तो आपको मिनिमम ट्वाइस फाइन लगेगी। ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है ताकि लोग ये गुस्ताखी ना करें। फॉर एग्जाम्पल इस बार मुझे जो फाइन हुई थी वो 6000, फॉर एग्जाम्पल जो भी फाइन हुई थी, जो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बार रेट लगाया था 100 रुपये प्रतिदिन का, तो 100 रुपये प्रतिदिन का रेट लगाया था। मैंने एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं सबमिट किया था, पर अब की बार जो एनुअल रिटर्न में पहली बार एपिसोड हुआ तो आपने 100 रुपये चार्ज करवा दी, सेकेंड टाइम वापस से एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं हुआ तो ये फाइन विल नॉट बी लेसर दैन 200 रुपीज़। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सी बात कवर हो रही है कि जो फीस है ना, वो फीस जो फाइन है वो डबल हो जाती है। डबल कब, कौन से केस में डबल होती है? अगर वो फर्स्ट टाइमर है तो उसको जितनी फीस गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है या 100 रुपीज़ वॉट एवर द केस इट में भी, पर सेकेंड टाइम में फॉर एग्जाम्पल 92 137 केस में अगर सेकेंड टाइम में अगर उसी कंपनी ने वापस वही गड़बड़ की तो उसको कहा कि पहली बार भले ही तुम्हें 100 रुपीज़ मिनिमम था, आप कहेंगे मिनिमम कितना
200 रुपीज़। तो पहली बार 100 रुपीज़ लगे होंगे तो आपके 200। और अदर सेक्शन में ये तो 90 to 137 की बात हुई। अदर सेक्शन मान लो इनको 60 रुपीज़ होगा तो आपकी बार 120 हो गया। आप मुझे बताओ सेकेंड टाइम के एपिसोड में ज़्यादा फाइन क्यों ले रहे? वजह है कि ताकि लोगों ने ऐसी मिस्टेक्स बार बार नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे कंपाउंडिंग की, स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करेंगे। और स्पेशल कोर्ट में ऐसा लिखा है कि पहले स्पेशल कोर्ट में जो था जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन को स्पेशल कोर्ट का पार्ट नहीं माना जाता था। आफ्टर दिस अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट के दो बच्चे होते हैं, एक सेशन कोर्ट का जज और दूसरा होता है जुडिशियल एंड मेट्रोपॉलिटन का। मतलब जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन में पहले लिखा था, पहले भी था और अब भी है, पर इतना ही फर्क है दोनों में। पहले था ना जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट के दो बच्चे बन गए, एक सेशन कोर्ट और दूसरा बनना जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन। अब साफ तरीके से लिखते हैं कि 2 साल की से अंदर की अगर इम्प्रिजनमेंट होगी तो वो जाएगी जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन के पास में जो स्पेशल कोर्ट का हिस्सा है, और 2 साल से ऊपर का अगर होगा तो वो जाएगा सेशन कोर्ट के जज के पास में। अर्थात जो चीज़ें जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन पहले स्पेशल कोर्ट का हिस्सा नहीं थे अब वो इनका हिस्सा बन चुके हैं। एंड द लास्ट फ्रॉम दिस पॉइंट क्या लिखा है, सीआरपीसी, जिस तरह से सीआरपीसी सेशन कोर्ट को जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन को एप्लीकेबल होता है, वैसी तरह से सीआरपीसी अब स्पेशल कोर्ट को भी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज स्पेशल कोर्ट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट। सीआरपीसी वो चीज़ होती है कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसकी इंक्वायरी, उसका एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए उसको सीआरपीसी में समझाया जाता है। तो वो सीआरपीसी अब जो है ना वो इनको भी एप्लीकेबल हुआ है, किनको? स्पेशल कोर्ट को भी एप्लीकेबल हो चुका है। अब बात करेंगे ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। अगर मैं बात करूंगा, पहले लिखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को अगर दर्ज करवाना होता है तो वो शेयर होल्डर ही दर्ज करवा सकता था। अब लिखते हैं कि शेयर होल्डर के साथ साथ में मेंबर भी दर्ज करवा सकते हैं। आप जानते हो 3 लोग कंपनी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में जाके केस को दर्ज करवा सकते हैं। 1 गवर्नमेंट से चुना हुआ आदमी, 2 शेयर होल्डर, 3 आरओसी। ये 3 लोग केसेस स्पेशल कोर्ट में दर्ज करा सकते थे। अब की बार कहा शेयर होल्डर के साथ में मेंबर। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो शेयर होल्डर के साथ साथ में मेंबर क्यों? शेयर होल्डर के साथ साथ में मेंबर इसीलिए क्योंकि मेंबर एक ऐसी चीज होती है, जैसे एग्जाम्पल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है ना, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एग्जाम्पल डॉक्टर रेड्डी नाम की कंपनी है जिसमें लोग जो है ना मेंबर है, शेयर होल्डर ही नहीं है, बिकॉज कंपनी के में शेयर्स ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में पहले ये अलाउ नहीं था कि डॉक्टर रेड्डी के मेंबर जाके स्पेशल कोर्ट में केसेस दर्ज करवा सकते हैं। अमेंडमेंट के बाद कहते हैं शेयर होल्डर जैसे केसेस को दर्ज करवा सकते हैं, मेंबर भी स्पेशल कोर्ट में जाके केसेस को दर्ज करवा सकते हैं। और ट्रांजिशन पीरियड की बात करूंगा, बहुत ही आसान है। जब तक कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाते, सेशन कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं बन जाते या मेट्रोपॉलिटन नहीं बन जाते, तब तक जो एग्जिस्टिंग नॉन कंपनीज एक्ट के सेशन कोर्ट जो होंगे, जुडिशियल होंगे और मेट्रोपॉलिटन होंगे, वहाँ पे केसेस दर्ज हो जाएंगे। और जैसे इन कोर्ट्स में हाई कोर्ट को ये पावर थी कि वो एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट या एक जुडिशियल से दूसरे जुडिशियल में केसेस को ट्रांसफ़र किया करते थे, वैसे कंपनीज एक्ट के केसेस को भी वो ट्रांसफ़र किया कर सकते हैं। ये था यहाँ तक के अमेंडमेंट्स। एंड अब मैं एनसीएलटी का अमेंडमेंट दूंगा जो बहुत ही छोटा है। एनसीएलटी से जो लोग खुश नहीं थे वो पहले एनसीएल-80 मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते थे। अब की बार अमेंडमेंट के बाद हुआ कि जो लोग नफरा से भी खुश नहीं है वो भी एनसीएल-80 में जा सकते। मतलब एनसीएलटी में जाने वाले लोग, एनसीएल-80 मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने वाले लोग 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एनसीएल-टी और दूसरा होता है नफरा, दैट इज व्हाट NFRA। तो ये दोनों भी लोग एनसीएल-80 में जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, यू एंजॉयड एवरीथिंग। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। मैं स्वप्निल पाटनी हमेशा स्टूडेंट के हित में हाजिर रहता हूँ। यू मस्ट हैव सीन आई हैव अपलोडेड लॉट ऑफ charts, colorful charts on my Telegram channel. You must have seen I have uploaded MCQs and the question bank on my own Telegram channel. So if you're not yet subscribed on Telegram channel, please do not forget to subscribe. स्वप्निल पाटनी क्लासेस का ही चैनल है जिसमें सारी अच्छी चीज़ें हमेशा आती है। और अगर आपको लगता है ये लेक्चर वाकई में मैंने अच्छे से लिया, आई हैव टेकन ऑल द एफर्ट्स, बिकॉज ये लेक्चर्स को पढ़ाने के लिए आई हैव टू रीड अ लॉट, आई हैव टेकन ऑल द रीजनेबल एफर्ट्स। सो आई होप इफ यू लाइक देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट so that I can upload my next amendment lectures. And please guys, अगर आप ये lecture revision lecture है जो मेरा part 2 है, do not forget to
watch my part 2 lecture ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। वैसे मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, वो इकोनॉमिक लॉ का था। पार्ट 2 जो अपलोड किया था वो कॉर्पोरेट लॉ का था। अब कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट 2 मतलब वैसे ओवरऑल पार्ट 3 है, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड प्लीज वॉच दिस, एंजॉय। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर 4, इंस्पेक्शन इंक्वायरी। ये पेज आप अच्छे से देख लेना, ये लिमिट वाले पेजेस है। 2-4 एमसीक्यू तो इधर से आना ही है। ये वाहियात है सब। ये क्या लिमिट है? एक तो लोअर देन, ये 10-50, वैसे हमने किया है सब है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 230 की, 203 की, 203 KMP क्या है? 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल CS के लिए पास। अगर मैं वुमेन डायरेक्टर की बात करूंगा तो 100-300। अगर मैं 204 अगर CS की कंपनी की बात करूंगा, बड़े कंपनी से 50-250। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर NRC की बात करूंगा और इसकी बात ऑडिट करूंगा तो 10-50-100 की बात कर। होता क्या है ना, वो एग्जामिनेशन में प्रेशर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना उसमें कंफर्म होना चाहिए यही है। फिर भी आपके हालात को देख कर मुझे लगता है आप कंफ्यूज नहीं हो। यही चीज अगर आप कंपेयर करो ना बाकी वालों के साथ में, तो आपको लगेगा यार उनको कुछ, उनको पता है पर उनको याद कुछ नहीं आता। वैसा बोलेंगे हाँ 10-50-100 है, किसका वो मत पूछ। ऐसा ही होता है। अगर आपको जानना है ना आपका लेवल क्या है, यू रिवाइज अ लॉ सब्जेक्ट विद समबडी हु इज नॉट डूइंग विद अस। बोलना आज ये काम करता, मैं लॉ को रिवाइज करते, वो हौला हो जाएगा। बिकॉज हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट के साथ में इतने बार रिवाइज किया। तो आपको भी आज कॉन्फिडेंट फील करना है कि मैं लॉ पढ़ रहा हूँ एग्जामिशन के लिए। मतलब एग्जामिशन से कम आया मतलब अपनी तौहीन हो रही है। और अभी इतना MCQ 30 मार्क का आकर भी अगर हम लोग को अगर एग्जामिशन नहीं है तो फिर सच में हमारी पढ़ाई अच्छी से हुई नहीं है। मतलब फिर हमने पढ़ा ही नहीं लॉ को। इतना पढ़ के इतना छोटी छोटी बातें 10-10 बार रिवाइज करके अगर हम लोग, साला उस जमाने में लोग एग्जामिशन मेरे पेपर से मिला रहे थे जब MCQ नहीं था। अब की बार एग्जामिशन बनता बॉस। और आपको खुद को भी फील हो रहा, बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास आपने की है, इतने रिवाइज क्लास के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ क्लास में पढ़ना होता है। जैसे FR ले लो, SFM ले दो, वो हर रोज सिर्फ क्वेश्चन होता है, आगे चलते हैं, बाकी ऐसा कुछ। ये चैप्टर मैंने कब पढ़ाया था? अभी इसको 30-35 दिन हो गए, फिर भी आपके दिमाग में रिटेंड है। ऐसा नहीं कि मैं, आपने देखा होगा हमने हर बार कुछ ना कुछ बीच में वापस, जैसे भूलने से पहले एक बार और रिवाइज कर लिया। ये चैप्टर्स पहले के, इसके बाद तो हमने पूरा लॉ पढ़ा है। ये तो चैप्टर 1-3 हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे। स्टिल यू आर एबल टू रिमेंबर। तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो कि हमें इसमें एग्जामिशन लाना ही है। चैप्टर नंबर 4 ये देखो, अभी ये भी आ जाएगा। 206 से लेकर 229 तक है। 206(1). अच्छा, इस पेज को आप थोड़ा सा एक बार देखो ना, एक बार देख लो। कुछ 206(1), 2, 3, 4 में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो 206(1) के बारे में बात करेंगे। मतलब ROC को ये पावर है कि वो जो इंफॉर्मेशन लोगों ने सबमिट की है तो उनको लगता है और चाहिए तो और मंगवा सकते हैं। 206(2) में सबकी जिम्मेदारी, चाहे करंट हो चाहे पास्ट हो, सबने वो डेटा लाके देना चाहिए। 206(3) में बोलते हैं कि 206(1) का डेटा आया नहीं, आया था तो वो इनकम्प्लीट था तो सेकेंड नोटिस भी दे सकते हैं। 206(4) में इंक्वायरी बिठा सकते हैं। अगर वो इंक्वायरी बढ़ाने के लिए अगर मान लो किसी ने इंफॉर्मेशन, किसी इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन मिली नहीं होगी, या फिर 206(1) और 3 के आधार पर लगता है कि इसकी इंक्वायरी बिठाना चाहिए। और तीसरी बात, कंपनी का फॉर्मेशन ही फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए हुआ था, इन 3 केसेस में उनकी इंक्वायरी बिठा दे। 206 उसके बाद में आगे लिखा है ना कि गवर्नमेंट भी अगर चाहता है ना तो इनको बोल के, ROC को बोल के उसकी इंक्वायरी बिठा सकता है। अब ROC को अगर नहीं बोलकर वो इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। याद है कि ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। 207 की बात करेंगे। और 207 कुछ नहीं, ये तो फालतू सेक्शन है। वो क्या बोलता है, जो लोग आएंगे ना वो पूछने के लिए ROC और इंस्पेक्टर, उनको पूरा हेल्प करना, अपने उनको सपोर्ट करना। और वो लोग वहाँ का डेटा ले भी सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं, उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और ये सारे ROC को जो है ना, ये सिविल कोर्ट की पूरी राइट दी हुई है। तो ये समन्स लगा सकते हैं, बुक्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसका एफिडेविट करवा सकते हैं, उसका विटनेस करवाएंगे।
ये सब कुछ करवाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं। अब 208 इज व्हाट डिपेंड ऑन 206 और 7। तो 206 और 7 में जो आरओसी ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो गवर्नमेंट बोलेगा क्या किया तूने, मुझे तो बता, तो रिपोर्ट विल बी सबमिटेड, और यही वो रिपोर्ट जड़ होती है 210 और 212 की। अब 208 में देखो, अपने को लिंकिंग पूरी याद है अभी भी। 208 में इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर बहुत खतरनाक होगा तो 12 में जाएगा, नॉर्मल होगा तो 210 में जाएगा, सिंपल है। अब बताओ 209 बात कर लेते हैं, 209 और 20 को इंस्पेक्टर में इंस्पेक्शन कर, देखो आरओसी और इंस्पेक्टर दोनों भी एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, और उसमें दे कैन नॉट डू इट विदाउट अप्रूवल ऑफ व्हाट, स्पेशल कोड। अच्छा, एंड एवरीबडी शुड बी इन्फॉर्म कि हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग ये सब फॉल्सिफाइड करने वाले होंगे, सीक्रेटेड करने वाले हैं, या जला देंगे, फाड़ देंगे, मिट्टी में, अगर उनको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस केस में वो वहां पे एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उससे चीज भी सीज भी कर सकते हैं, बराबर है। 180 दिन तक रखेंगे, और स्पेशल ऑर्डर से वो 180 दिन और बढ़ा के ले सकते हैं, पर ये काम हो नहीं सकता जब तक वहां पे स्पेशल कोर्ट की ऑर्डर हो। अब 220 में इसमें वर्क क्या है, स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं, वहां पे सिर्फ इंस्पेक्टर को ही ये पावर दी गई है, और तीसरी बात, जब तक इन्वेस्टिगेशन होता नहीं तब तक वो डॉक्यूमेंट्स विथहोल्ड कर सकते हैं। अब 210 की बात करेंगे, 210 और 12 की ग्राउंड सेम ही है। अगर 208 की इंफॉर्मेशन से लगता है कि मामला है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, या कंपनी एसआर पास करी, और तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई करेंगे लोग गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर को। अब 211 एंड 12, कुछ लोगों को एसएफआईओ के सेक्शन याद नहीं आते, एचएनडी कुछ लोगों को लगता है 210 है, पर वो 211 है। एसएफआईओ की बात करेंगे, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, उसमें एक डायरेक्टर होना चाहिए, रादर ऑफिसर होना चाहिए, वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ये सारी बातें 211 में लिखी, उस पर ज्यादा मतलब नहीं। 212 में मतलब है कि ये जब ये 210 के जो ग्राउंड बोले ना हमने, एसआर वाला ग्राउंड, 208 के ग्राउंड, या पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर कोई और भी बोल सकता है, जैसे कि स्पेशल अथॉरिटी से भी बोल सकता है, तो उन सब की बातों को सुन के बोलो ना, उसका एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन चालू हो सकता है। इनके ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं। 212(6) के हिसाब से इनको वारंट की जरूरत नहीं है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस माने जाते हैं। ये जब आएंगे, बाकी सब पानी कम हो जाएगा, सब कुछ भाग जाएंगे, ये बाकी लोग इनको असिस्ट करेंगे, और ये लोग ने जो डेटा कलेक्ट किया ये भी लोगों को देंगे, बराबर है। ये सब हमने पढ़ा। अब इनमें से किसी को, इन्होंने अगर मान लो इसने किसी को गिरफ्तार किया, उसको बेल चाहिए, तो बेल तब हो सकती है, एक तो पहली बात तो बेल महिलाओं को, 16 साल के बच्चों, छोटे बच्चों को, या हौला आदमी को, इन्फॉर्म कोई होगा तो उसको मिल सकती है, पर अगेन इट कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेशल कोर्ट ने हाँ बोलना चाहिए। अच्छा, नहीं वो अभी मिक्स मत करो, ये तो ये अलग मैटर है। अब दूसरी बात, नॉर्मल मान लो लड़का है 50 साल का है, नॉर्मल 30-40 साल का, अगर उसको चाहिए बेल तो दे सकते हैं, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसके खिलाफ चैलेंज नहीं लिया, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसके खिलाफ चैलेंज लिया होगा तो वो जाएगा रोते रहते स्पेशल कोर्ट के पास में, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि आदमी जब भी बेल पे जाता है नॉर्मल बिहेव करता है, इसको दे दो, ये आदमी इतना खराब भी नहीं है, तो उस केस में इस आदमी को बेल मिल सकती है, अदरवाइज बेल मिलती नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, कौन से सेक्शन की, 213 की। यहाँ पे चौधरी लोग भी आएंगे और नॉर्मल लोग भी। 210 में वही लोग इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए बोल सकते जिन्होंने एसआर पास किया था। तो 213 डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, मेंबर एंड व्हाट अदर्स। व्हाट इज द मेंबर? मेंबर वाला क्राइटेरिया क्या है? ए कंपनी हैविंग, इसमें ना 100 मेंबर है ना, हाँ इसमें थोड़ा सा अलग है, 100 मेंबर्स है, 1/10 ऑफ क्या है, 1/10 ऑफ मेंबर्स नहीं है, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। इन दोनों में से कोई, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी इसमें है ना, इसमें वो तो 1/5 तो हमेशा से, 1/5 में कोई चैलेंजेस नहीं। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में यहाँ पे सिर्फ याद रखना, ये थोड़ा सा अलग है, लीक से हटके है। ये 100 मेंबर है, 1/10 मेंबर बोलता नहीं, और 1/10 शेयर कैपिटल में ये 1/10 वोटिंग पावर बोलता है। बाकी हर जगह पे अपन ने 244 पढ़ा था, यू रिमेंबर 244, यू रिमेंबर 245 क्लास सेक्शंस, सब जगह पे सेम ही है। ये अकेला होला है, 245 में सिर्फ डिपॉजिटर्स को ऐड कर दिया और वहां पे x% जोड़ दिया। 244 में क्या है, बराबर है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 100 या 1/10 ऑफ मेंबर या फिर 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्या बोलता है, नहीं 100 मेंबर बाकी कुछ नहीं, और फिर बाद में 1/10 ऑफ वोटिंग कैपिटल, बराबर है। आगे अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे, 213 में वो आदर्श भी है, चौधरी लोग भी बोलेंगे। चौधरी लोग कब बोलेंगे? अगर इनको लगता है कि कंपनी का फॉर्मेशन ही
लोगों को ठगने के लिए हुआ है, या फिर नंबर 2 कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो ही गलत काम करने में इन्वॉल्व है, या फिर कंपनी के लोग जो को ये जो इन्वेस्टर्स को वो इन्फॉर्मेशन दिखाते नहीं हैं। तो ऐसे केस में चौधरी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अब की बार एप्लीकेशन डायरेक्ट सीजी को नहीं होगा, ये ट्रिब्यूनल को होगा। और ट्रिब्यूनल को अगर लगता है ये सब कुछ सही है, देन इट विल बी सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट इंस्पेक्टर टू दिस कंपनी, राइट? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, ये तो बहुत ईजी है। 214 बोल रहा है, नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड एज पर सेक्शन 210 तेरा अनलेस यू मेक द पेमेंट ऑफ 25,000। एज पर सेक्शन 215 द पर्सन body corporate and the body corporate HUF and partnership firm cannot become the inspector, he has to be only always individual। 216 में बोलता है टू ओनर को पहचानने के लिए गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को आदेश देगा और वो अपनी पावर बढ़ाएगा, और ताकि दो टाइप के लोग ढूंढे जाएंगे, एक तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो अदरवाइज इंटरेस्टेड है। 217 आपको मैंने बोला था पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। 218 में बात करेंगे, पूजा की बात करो। पूजा अगर बोल रही है कि मुझे ये बयान देना नहीं है, तो इंस्पेक्टर ने पूछा क्यों? बोले वो मुझे निकाल देंगे, मेरी जॉब से निकाल देंगे, या मेरी सैलरी कम करवा देंगे, या ट्रांसफर करवा देंगे। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता है, या मैक्सिमम 3 साल तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या मैक्सिमम 3 साल तक, बोलो क्या होगा? ये 3 साल नहीं क्या पे, वो 220 और 222 के ही है, इधर पक्का 3 नहीं ना? हाँ चलो ठीक है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तब तक पूजा के साथ में ये लोग कुछ गलत काम नहीं करेंगे, ना उसको जॉब से निकालेंगे, ना उसके नौकरी को बदलेंगे, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस नहीं होना। ये उन लोग के लिए जो लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप डरते होंगे तो उनको अब डरने का खौफ नहीं। अगर ऐसे समय पे उनको कुछ भी चेंजेस करना है एम्प्लॉय के, तो दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर हाँ नहीं बोलेगा, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि उनकी हाँ है। और अगर 30 दिन के अंदर क्या आप ठीक है, अगर अपोज किया तो हम लोग अपील कर सकते हैं अपील ट्रिब्यूनल में, ठीक है। 220 तो हमारा हो गया था, 219 बाकी है ना, पर 19 बाकी है, 18 मैंने बोल दिया, 219 बाकी है। रिलेटेड की बात करेंगे। चलो, अगर आप एक्स कंपनी के इंस्पेक्टर हो तो वाई कंपनी को भी कर सकते हो। अगर वाई कंपनी जो है ना वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो एक्स की होल्डिंग थी या एक्स की सब्सिडी थी या होल्डिंग की सब्सिडी थी। दूसरी बात, उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप एक्स कंपनी को चेक कर रहे थे, नहीं, आप एक्स कंपनी के इंस्पेक्टर हो, आप उसको भी चेक कर सकते हो जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डायरेक्टर, उसका भी डायरेक्टर था और उसका भी डायरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्पेक्टर हो सत्यम के, तो उस समय रामलिंग राजू और 2-4 कंपनी में डायरेक्टर हुआ करता था, तो उन सारे कंपनीज में भी आप चेकिंग कर सकते हो। अभी उस टाइम की बात नहीं करना, अब आपकी बात करो। कोई भी कंपनी जो एक्स कंपनी को आप इंस्पेक्टर हो, एक्स कंपनी को चेक करेंगे, तो एक्स कंपनी के साथ साथ में आप कोई भी कंपनी जो एक्स का सुनती है, तो आज के तारीख में सुनती है, तो उसको चेक करें। और चौथी बात करेंगे, 2008 में जब सत्यम ने गंदा काम किया, उस समय पे सत्यम के जो एम्प्लॉय थे, भले ही वो निकल चुके होंगे, सत्यम के एम्प्लॉयज ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन आज भी हो सकता है। 220 ऑलरेडी हुआ, 221 और 221 एंड 22 दोनों सेम ऑलमोस्ट है। एक में सिर्फ असेट लिखा है, एक में सिर्फ सिक्योरिटी लिखा है। पर 221 में बोलता है कि अगर इनको लगता है कि कंपनी के असेट ट्रांसफर करना जो है इसके कंपनी में प्रिजुडिशियल हो सकता है, तो वो बोलो ना, एक तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म, देखो 210, 213, 216, 19 में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उस दौरान कंपनी अपनी चाहकर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर ऐसा लगता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के पीछे कुछ अलग मकसद है और कंपनी का प्रेजुडिशियल इफेक्ट कर सकता है, तो 3 साल तक प्रॉपर्टी फ्रीज कर दिया जा सकती है, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। 222 हाँ, 206 लाख, 206 लाख कहाँ से आ गया पता नहीं क्यों है। हाँ, 216 की बात करें, 216 की बात करें, 216 का इफ यू आर फाइंडिंग द ट्रू ओनर, और ट्रू ओनर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया ऐसा आपको लग रहा है, तो उस केस में अगर आपको लगता है ट्रू ओनर को ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो उस केस में कंपनी के सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के लिए रोक दिया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल के लिए एज पर सेक्शन 222। बट ये सिर्फ 216 की बात नहीं है, इसमें और भी लोग हैं ना। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ 216 है। 221 की बात कर रहा था।
221 में और भी ग्राउंड्स हैं। अब 221 और 222 में क्या फर्क है? 221 में लिखता है इस चैप्टर का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चाहे 210 है, 12 है, 13 है, 16, या साथ साथ में 244 चल रहा है, या किसी भी क्रेडिटर जिसका 1 लाख रुपए से ज्यादा का ड्यू है, ऐसे लोग भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां की असेट्स को रोक दिया जा सकता है। पर 222 तभी ट्रिगर होगा जब स्पेशली 216 आएगा। तो मतलब जो स्कोप ऑफ 222 है ना वो बहुत स्मॉल लिमिटेड है, पर 221 बहुत लार्ज है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिक्स्ड असेट है, ये पूरा असेट है, यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी की बात हो रही है। 223 में इस चैप्टर में जितने बार भी इंस्पेक्टर ने जो भी काम किया है, he is going to make a report and report will be submitted to the central government, and on the basis of this report central government will take action as per section 224. What is 225? जितना भी 214 में जो पैसे लेता 25 वो अलग है, पर जो बंदे के खिलाफ अगर जो मुकदमा चालू हुआ है या जो बंदा गलत साबित हुआ है या कंपनी है, उससे उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के पैसे लिए जाएंगे। पर मान लो प्रोसिक्यूशन जो है, मान लो ऐसा प्रूव हुआ कि कोई भी गुनहगार नहीं हुआ, तो जो बंदा एप्लीकेंट था या जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, तो उन लोग को ये पैसे देना पड़ेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी? 226। व्हाट इज 226? ये लिखा है ना, एक बार इन्वेस्टिगेशन चालू होना तो कोई वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए अगर अप्लाई करता भी है तो उसका कोई भी इंपैक्ट इन्वेस्टिगेशन पर नहीं होगा। या उल्टा भी बोल देंगे, अगर मानो वॉलंटरी वाइंडिंग अप चल भी रहा है, उसके बाद में भी कोई इन्वेस्टिगेशन आना है, आ सकता है, वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आएंगे। नो वॉलंटरी वाइंडिंग अप विल हैव एनी इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चल के ही रहेगा, नहीं तो हर कोई आदमी जिसका इन्वेस्टिगेशन होगा वो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करेगा। 227 legal advisor and the banks are not supposed to disclose the truth. 228 ये जो चैप्टर है, अगर ये भारतीय कंपनी के लिए एप्लीकेबल है तो दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल टू ऑल द फॉरेन कंपनीज। हमने अपने वालों को नहीं छोड़ा, तो बाहर वालों क्यों? मतलब ये चैप्टर के सारे सेक्शन जो है, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, SFIO, ये फॉरेन कंपनी के साथ में भी हो सकता है। एंड 229 220 और 209 में अगर वो आपकी वो करने आए थे, इंस्पेक्टर वालों से आते, एंटर किया था, सर्च किया था, आपने उनके सामने ही वो पेपर खा लिया या पेपर को फाड़ दिया, फोड़ दिया, या एविडेंसेस को गायब किया, या आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया होगा, उस केस में आपको सजा होगी उतनी जितनी 447 में लिखी है एज पर सेक्शन 229। 229 बोलता है आपको उतनी सजा मिलेगी जितनी 447 में लिखी है। इसी के साथ में चैप्टर हो गया। अब एक बार बोल के था सारे सेक्शंस। चलो सारे सेक्शंस को रिवाइज करो, जल्दी से बताओ। अब हम लोग 173 से लेंगे यहां तक। 173 पे क्या करेंगे? मीटिंग को कन्वीन किया 174, कोरम 175, रेजोल्यूशन एक्जीक्यूशन 176, किसका गलत अपॉइंटमेंट हुआ होगा वहां तक के सब काम वैलिड, उसके बाद के इनवैलिड। 177 में कमेटी, 178 में कमेटी, 179 में पावर ऑफ द बोर्ड, 180 रेस्ट्रिक्शन, 181, 82, 83 हाँ कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल, 182 कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल, 183 कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 टू लोन टू अदर्स, 187 जो है हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ही होना चाहिए, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 189 रजिस्टर, 190, 91, 92, 93 हमारा बाकी है। 94 और 95 सेक्शन डिलीट हो चुके हैं सिलेबस से। अब 196 की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ MD WTD इन KMP, 197 रेम्यूनरेशन, 198 P&L अकाउंट, 199 अगर आपने रीस्टेटमेंट की वजह से ज्यादा पैसा गया होगा रिकवरी, 200 में गवर्नमेंट से पूछते समय सैलरी अगर ज्यादा देना है तो गवर्नमेंट कौन सी बातें सोचता है, 201 में फॉर्म कैसे सबमिट करना चाहिए, 202 में कॉम्पेंसेशन लॉस ऑफ ऑफिस, 203 KMP, 204 बिगर कंपनीज का CS ऑडिट एंड 205 CS के फंक्शन। अब बात करो 206, अभी जो चैप्टर चल रहा है 206 इंक्वायरी एंड ऑल दैट, वो 206 1 2 3 4 मालूम है। 207 में इनकी जिम्मेदारी उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, उनको सिविल कोड के पावर भी है। 206 और 7 का जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट को करेंगे। 209 में आप करेंगे एंटर सर्च सी, जो 220 में भी वही होता है। 210 में इन्वेस्टिगेशन, 211 SFIO, 212 SFIO, 213 इन्वेस्टिगेशन माइनर भी करेंगे, चौधरी भी करेंगे। 214 में लिखा 25,000, 215 इंडिविजुअल लोग इंस्पेक्टर होंगे, 216 में लिखा है 216 ट्रू ओनर 5, 217 पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर, 218 रिलेटेड नहीं वो पूजा का जो एम्प्लॉयज की बात की थी हमने, एम्प्लॉयज को निकाल नहीं सकते इन्वेस्टिगेशन के दौरान, 219 रिलेटेड पार्टी, 220 एंटर सर्च सीज, 221
प्रॉपर्टी को, असेट्स को फ्रीज करेंगे। 222 सिक्योरिटी को फ्रीज करेंगे। पूरे चैप्टर का रिपोर्ट बना के 223 में देंगे। 224 में गवर्नमेंट एक्शन लेगा। 225 की बात करेंगे, एक्सपेंसेस भी लेंगे और 214 वाले भी लेंगे, वो अलग है। 226 वॉलंटरी वेंडिंग आपका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं। 227 लीगल एडवाइजर बैंकर ने बोलना नहीं चाहिए। 228 फॉरेन कंपनीज ने, फॉरेन कंपनीज को भी ये चैप्टर एप्लीकेबल है। 229 अगर आपने 206 209 में या 220 में गड़बड़ की होंगी तो 229 में आपको सजा मिलेगी। तो ये चैप्टर, 3 चैप्टर के सेक्शन रिवाइज हो गए। अब अगला चैप्टर इसके ठीक बाद वाला, अमलगमेशन वाला। यू रिमेंबर अमलगमेशन? 230 से लेके 240 तक जाएंगे। हमारे कितने 4 चैप्टर रिवाइज करना है ना, अब बस ये करेंगे, इसका मतलब प्रोड्यूसर करेंगे, सिलेबस हो गया। अब आओ 230 से लेके 240 तक। व्हाट इज 230? इसको हम लोग थोड़ा सा, इसका पीपीटी खोलते हैं, थोड़ा पीपीटी बुक भी खोलते हो तो फटाफट थोड़ा जल्दी से होता है। ऐसे तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरी रोता है, चालू करें भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 230 एंड 232? 230 में ट्रांसफर ऑफ असेट्स होती नहीं है, 232 में होती है। और 233 ऐसा एक अरेंजमेंट है जहां पे कंपनी अरेंजमेंट कॉम्प्रोमाइज कर रही है क्रेडिटर्स और मेंबर के साथ में। 232 में प्रॉपर अमलगमेशन मर्जर हो रहा है। तो कहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है? 232 में। तो आइडिया वोडाफोन को 232 लगेगा 30, और कल चलिए किंगफिशर ने क्रेडिटर के साथ में कुछ समझौता किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, तो 230 लगेगा, राइट। अब बात करेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेबल कब होगा? जब वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। अदरवाइज यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल ही लगता रहेगा। ये चैप्टर पहले हाईकोर्ट संभालता था अमलगमेशन, पर हाईकोर्ट का बोझ हटाने के लिए न्यू कंपनीज एक्ट ने कहा कि सारा का सारा चैप्टर जो है, मतलब 3 चैप्टर कौन से जो ट्रिब्यूनल के पास में आते हैं, अमलगमेशन, ऑपरेशन एंड वाइंडिंग अप, और नया जो आईबीसी है, ये चारों चैप्टर का कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास में है। अगला सवाल बताएंगे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है किसको? कंपनी को विजय माल्या के साथ करना है या कंपनी को करना है मेंबर के साथ में। तो क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन कौन देगा? क्रेडिटर भी दे सकता है, मेंबर भी दे सकता है, कंपनी भी दे सकता है। किसको देंगे? ट्रिब्यूनल को। सीजी लिखा सिर्फ वो सीजी वाली कंपनीज में है, अदरवाइज ट्रिब्यूनल ही है। सीजी बोलेगा मुझे रिक्वायर्ड डेटा दे दो, तो हमने सब रिक्वायरमेंट सबमिट कर दिए। और ट्रिब्यूनल आपको क्या करेगा मालूम क्या? बोलेगा कि मीटिंग लो, इस दिन पे लो, इतने कोरम होना चाहिए, इतने लोग होना चाहिए। फिर मीटिंग हुई, आपको मालूम मीटिंग को बुलाया जाएगा, मीटिंग होगी, मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा, फिर नोटिस भेजा जाएगा मालूम है। उसके बाद में क्या होता है? सबको नोटिस देना पड़ेगी। किस किस को? आरओसी को, एनएससी बीएससी को, आरबीआई को, सब जगह पे आपको नोटिस देना पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देना पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको नोटिस जब होगी तो सब लोग जब आएंगे तो वहां पे मीटिंग में वो लोग भी वोट कर सकते हैं जो पोस्टल बैलेट और जो प्रॉक्सी वो भी होते हैं। और जब मीटिंग जब होगी 3/4 वैल्यू के लोगों ने, जो मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं, मेजॉरिटी और 3/4 वैल्यू, रिमेंबर, मेजॉरिटी और 3/4 वैल्यू के लोगों ने अगर हाँ कह दिया तो वो पिटिशन लेके हम लोग जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल बोलेगा सही बात है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कंपनी के लोगों को मतलब सब कुछ सही लग रहा है, उसके बाद में हम लोग जो ऑर्डर मिलेगी ट्रिब्यूनल से, हम आरओसी को सबमिट कर देंगे। आओ देखते हैं। तो ये सब कुछ ज्ञान दिया हुआ है। क्या बोला रे? अरे पूरा अच्छा लगेगा। हाँ कुछ बोलो ना, कुछ भी बोल दो, कुछ देखो ना, क्या बोल सकते हैं। सेबी को इन्फॉर्म किया, आरएससी को किया, आपने नोटिस सबको भेजना चाहिए, वेबसाइट पे भी रखना चाहिए। अच्छा इनका नोटिस का बड़ा चक्कर है, नोटिस सबको भेजना भी चाहिए, वेबसाइट पे भी रखना चाहिए। हाँ ये बहुत खास चीज है, वेबसाइट पे भी रखो, न्यूज़पेपर में भी डालो, सबको, मतलब कैसे भी करके लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद में इनको भी नोटिस भेजो, सबको नोटिस भेज दी। अब क्या होगा? ये सब भेजेंगे रे, ये छोड़ दो, ये छोड़, इसका कुछ नहीं, ये भी काम करें। हाँ अब बोलो क्या लिख रहे हैं? ये विदिन 1 मंथ क्या लिखा है? ये अगर पोस्टल बैलेट होगा तो, नॉर्मल केस में तो लोग फिजिकली इन पर्सन भी आ सकते हैं, प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। इतने लोगों ने हाँ बोल दिया।
हाँ बोलेगा मैं ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, 7 दिन के बाद में ट्रिब्यूनल के पास। ये सीजी क्यों लिखा है? अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो, अदरवाइज वो ट्रिब्यूनल ही है। हाँ, वो क्या देंगे हमें और उनकी ऑर्डर? $231। बोलो देखिए क्या समझ में आया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देता हूँ वरना आपको बार बार लगेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। टू 231 का बोलो। अब जो सुनो ना, अब 230 जो था ना, विजय माल्या ने सारे क्रिएटर्स को बोला था कि मैं इतने इतने दिन में आपका पैसा दे दूंगा। अब 230 क्या होता है? एक्चुअली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है या डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम होती है। अब इसने बोला था कि मैं तुम्हें इतने समय में दूंगा, उतने समय में दूंगा। अब क्या कहते हैं 231 में, ट्रिब्यूनल आके चेक करेगा कि इन्होंने उतने समय में जैसे जैसे बोला था वैसे कर रहे हैं, और नहीं किया तो थोड़ा डायरेक्शन देगा। अगर हालात कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाले तो सिर्फ डायरेक्शन देगा, पर अगर वो पूरा सेटिस्फाइड होगा कि ये आदमी आप पे करने लायक ही नहीं, दे ही नहीं सकता, तो उस केस में ट्रिब्यूनल बोलेगा इसका वाइंडिंग अप करा। राइट, एक बार देखिए। सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्शंस भी देंगे, पर उसको लगता है कि ये कुछ होने वाला है नहीं तो बोलेंगे वाइंडिंग अप करा दो इसका। 232 की बात करो। 232 में 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होना चाहिए, अमल कमीशन मर्जर भी होना चाहिए। ऐसा करना तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन जाएगा ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल आपको बोलेंगे वो काम वापस से करो। 203 से लेकर 206 तक। डू यू रिमेंबर व्हाट इज 230 से 230 तक? 230 क्या बोलता है? नोटिस भेजो। 230 क्या बोलता है? हाँ, और 230 वोटिंग भी होना चाहिए। और 230 कहता है कि वो आप उनको NSC BSC सबको इन्फॉर्म करो। एंड 230 सबसेक्शन 6 कहता है कि 3/4 एंड मेजोरिटी। उसके लिए एक काम कर लो, ये देख लो, ये 4 सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये उधर भी लगते हैं, इधर भी मोटाटिस मोटाटिस लगते हैं। तो 230 सबसेक्शन 3 कहता है ट्रिब्यूनल बोलेगा साहब मेरे पास तो बाद में आओ, आप एक काम करो तो मीटिंग ले लो। फिर 230 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? आप पोस्टल बैलेट से भी या प्रॉक्सी से भी वोटिंग करवा सकते हो। 230 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? NSC BSC RBI इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको नोटिस दे दो, उनका भी रिप्रेजेंटेशन आ चाहिए 30 दिन के अंदर। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन या कोई एतराज नहीं जताया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 230 सबसेक्शन 6 कहता है मेजॉरिटी लोग जिसका 3/4 वैल्यू है, अगर ऐसे लोगों ने हाँ बोल दिया तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और ट्रिब्यूनल बोलेगा ओके फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ट्रिब्यूनल आपके पास जो ऑर्डर देगा ना वो 230 से अलग होती है। अब की और ऑर्डर आएगा ना, वो क्या बोलेगा कि काम करो, मान लो ये मर्जर चालू है या मर्जर है कुछ भी चालू है, रैनबैक्सी ने एक्वायर किया फॉर एग्जांपल, सन फार्मा ने रैनबैक्सी को एक्वायर किया, तब क्या बोलेगा वो? आज के बाद में रैनबैक्सी की सारी प्रॉपर्टी और सन फार्मा को क्या बोलेगा? अब तुम इसका परचेस कंसिडरेशन या शेयर ट्रांसफर करो। तो व्हाट इज ऑर्डर नंबर 1? इसकी प्रॉपर्टी इधर भेजो और इसके पैसे उसको दे दो। तीसरी बात, जो लीगल केसेस पेंडिंग चल रही थी वो ये मैनेज करेगा। जो डिसेंटिंग लोग थे जो 3/4 में शामिल नहीं थे उनको क्या कैसे मैनेज करना वो भी ऑर्डर में लिख के आएगा। और आज के बाद में जो पुरानी कंपनी है उसको वाइंडिंग अप नहीं बोलेंगे, वो डिसॉल्व बोलेंगे। तो ये सारे ऑर्डर्स आएंगे। पर आपको लगता नहीं ये 230 और 232 में फर्क क्या है? 230 में क्या है, वो ऐसे ऑर्डर नहीं आ सकते बिकॉज कंपनी वहां पे वाइंडिंग अप नहीं हो रही, वो जस्ट एक अरेंजमेंट है कि भाई हमने क्रेडिटर्स को बोल दिया कि तुम हमें माफ कर दो, इतना छोड़ दो, वेव ऑफ कर दो। यहां पे वेव ऑफ नहीं है, ये कंपनी एक खत्म हो रही दूसरी चालू हो रही है। 233 ये नाम के लिए सिर्फ फास्ट ट्रैक है, ये फास्ट ट्रैक नहीं है, लॉन्ग कट बहुत ज्यादा है। अच्छा, फास्ट ट्रैक कौन से कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? स्मॉल कंपनीज अगर साथ में आ रही है, देखो भाई 232 में बड़े बड़ी कंपनीज का मर्जर होगा। 233 में क्या लिखा है? अमल कमीशन होगा, मर्जर होगा, किसके बीच में? छोटी कंपनीज, या मैं अपनी होली ओन्ड को एक्वायर कर रहा हूं। पर इनको बोला आप तुम एक काम करो, ट्रिब्यूनल के पास जाओ ही मत, यू मेक एन एप्लीकेशन टू OL।
आरओसी देखो ना यहाँ पे लिखा है, या पर्सन अफेक्टेड, इन तीनों का अप्लाई करो। ट्रिब्यूनल को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इनको अगर ऑब्जेक्शन है तो उनके ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग ली जाएगी। फिर मीटिंग में क्या होगा, आपका मीटिंग के नोटिस भेजेंगे और शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लिखा है 90% वैल्यू के लोग, अभी 3/4 नहीं बोलने का, 90% वैल्यू के लोगों ने हाँ कहना चाहिए। और अगर वो क्रेडिटर की मीटिंग है तो 3/4 वैल्यू भी चाहिए, 9/10 तो चाहिए, पर उसमें वो भी चाहिए, मेजॉरिटी भी चाहिए। इसमें 2 लोग हैं देखो, अरे यार हाँ, क्या लिखा है, मेजॉरिटी भी चाहिए 9/10 भी चाहिए। पर जब मैं इधर की बात करता मेंबर में सिर्फ 9/10 चाहिए, और इधर क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी भी चाहिए और 9/10 चाहिए। चलो मान लो जो भी हाँ बोल दिया, हाँ बोलने में कहाँ जाएंगे, वापस हम लोग जाएंगे ओएल के पास में, आरओसी के, तुमने जैसा बोला था हमने वैसे किया। अगर इनको ऑब्जेक्शन नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल हाँ बोल देगा, हम आरओसी के पास जाएंगे। अगर इनके बाद में ऑब्जेक्शन आया, मतलब यहां से हमने पास किया, ओएल के पास गए, आरओसी के पास गए, वो बोल रहे नहीं ये मजा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हम सीजी के पास में जाएंगे, और सीजी बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में, सीजी हाँ बोलेगा, फिर हम लोग ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल ने हाँ बोल दिया, आरओसी के पास जाएंगे। पर अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं सच में ये लोग सही बोल रहे थे, वो सच में खराब है, तो फिर कुछ नहीं होगा आपको, फिर ट्रिब्यूनल बोलेगा एक काम करो 232 में आओ, 232 में आओ, नॉर्मल केस में। समझ में आया? ओके, ये ऐसा लिखा है। ये पढ़ते समय कितना कॉम्प्लिकेटेड बनता है, नहीं बहुत है वाहियात है, वो बोलते समय इजी करता है। ठीक है, हो गया ये। 234 याद है किसी को? अगर आप फिरंगियों के साथ में, एक तो फिरंगी ट्रांसफर ही है या ट्रांसफर है, वॉट एवर द केस में भी, तो यू हैव टू फॉलो द आरबीआई रूल्स, और आरबीआई के रूल्स फॉलो करके आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आरबीआई। और आरबीआई ने यदि हाँ बोला तो आपको 230 और 32 जो लगना है वो लगेगा। इसका ये मतलब नहीं कि 230-32 नहीं लगेगा, एक बार देख लीजिए। Whenever you are doing the merger and amalgamation without any foreign companies, then you are supposed to follow the regulations of RBI. And once you follow the regulation given by RBI, आगे बोलो, RBI के पास जाएंगे, RBI ने भी हाँ बोलना चाहिए। RBI ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात, बिकॉज RBI क्यों हाँ बोल रहे हैं यहाँ पे, RBI की परमिशन क्यों लग रही है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। RBI ने हाँ नहीं बोला तो कैंसिल, RBI ने हाँ बोला तो 230 और 32 जो लगना है वो तो लगेगा ही। नेक्स्ट 235। अब अमिताभ रेखा के बारे में जानते हो, होली ओन्ड बनाना है अमिताभ को अपनी रेखा को, उस होली ओन्ड बनाने के चक्कर में 4 महीने का उसने नोटिस पीरियड सर्व किया, 90% से वैल्यू से ज्यादा लोगों ने हाँ कह दिया, और तो विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, 4 महीने होने के 2 महीने के अंदर वो नोटिस भेजेगा कि बाकी जो फॉर एग्जांपल 92 एक्वायर किए थे, तो 8% को बोलेगा मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तो बाकी 8% को जैसे नोटिस मिलेंगी विद इन 30 डेज उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, अगर लेना है तो। फिर वो ऑब्जेक्शन लेने के लिए ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल को भी लगा नहीं ये फालतू का रो रहे हैं, तो अमिताभ एक्वायर करेंगे। ट्रिब्यूनल को लगता है नहीं इनका जो कंसर्न है वो सही है, तो देन अमिताभ विल नॉट बी एबल टू एक्वायर। अब इसमें और एक बात है, अमिताभ ऑलरेडी रेखा के 20% होल्ड कर रहा है, 20% होल्ड कर रहा है, तो रिमेनिंग 80% का 90% लेना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर दैट? और इसी के साथ में और एक सेक्शन जुड़ा है 238। वो क्या है, जब भी आप किसी ऐसे डिसेंटिंग को अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं तुम्हें एक्वायर करना चाहता हूं, तो 238 बोलता है कि बिफोर यू एक्वायर, बिफोर यू सेंड द नोटिस, फर्स्ट यू शुड टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम आरओसी। और आरओसी ने अगर हाँ कह दिया, आपको आरओसी को क्या अप्रूव करना है कि मैं कैसे कैसे इनके पैसों का मैनेजमेंट करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड आरओसी को क्या डर है, डिसेंटिंग को एक्वायर कर ले, पर अमिताभ ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनको पैसे नहीं दिए, इसलिए अमिताभ को क्या करना है, नोटिस विल हैव टू बी सेंड टू द व्हाट, आरओसी, एज पर सेक्शन 238 की बात कर रहा हूं मैं। उनको बोलना पड़ेगा हाउ द फंड्स विल बी अरेंज्ड, और अगर वहां से एनओसी मिल गया, किससे, आरओसी से एनओसी मिलना चाहिए कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद ही ये उनको नोटिस भेज के बोलेगा कि मैं तुम्हें एक्वायर कर सकता हूं। व्हाट इज 236? देखो 235 और 236 में फर्क ज्यादा कुछ नहीं है।
235 में क्या है, 90% के ऊपर चाहिए, इधर भी 90% के ऊपर चाहिए, पर 235 में डिसेंटिंग वर्ड यूज होता है, इधर डिसेंटिंग वर्ड नहीं होता, बिकॉज वहां पे क्या था, इसने 4 महीने तक प्रपोजल किया था, फिर उन्होंने नहीं बोला था। यहाँ पे क्या करता है, मान लीजिए एक बंदा है, अमिताभ की एग्जाम्पल लेते हैं, और अमिताभ के पास में किसी तरीके से बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन या बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी, अरे सही है ना, किसी भी जुगाड़ से उसके पास में 90% से ज्यादा शेयर, उसने 4 महीने का प्रस्ताव नहीं रखा था, जुगाड़ में आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, आइडिया और वोडाफोन ने साथ में मर्जर किया, आइडिया की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुई थी, और उन्होंने वोडाफोन को बोला भाई मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तू कुछ थोड़ा बहुत दे मुझे, तो उसने एक एक्स नाम की कंपनी आइडिया के नाम पे ट्रांसफर की, जिसमें एयरटेल वाज होल्डिंग 92%, तो आइडिया के पास में 92% रेडीमेड मिल गया बगैर 4 महीने के। ऐसे केस में रिमेनिंग 8% को एक्वायर करना है तो वो कर सकता है, ऐसा सेक्शन 236 बोल रहे हैं। पर यहाँ पे डू नॉट यूज द वर्ड डिसेंटिंग, ये तो सिर्फ अरेंजमेंट में, इससे पूछा ही नहीं तो फिर बोलेंगे डिसेंटिंग कैसा है। अब दूसरी बात है, इसमें और एक ध्यान रखना इसमें क्या है, इसमें ऐसा है ना, यहाँ पे माइनॉरिटी भी मेजर को बोल सकते हैं हमें एक्वायर कर लो, 235 में सिर्फ मेजर वाले बोल सकते हैं मैंने, क्योंकि मुझे तुम्हें एक्वायर करना है। अब इसमें और एक बात रखना, इसके जो पैसे है ना, वो पैसे कहाँ पे आएंगे सारे, उस कंपनी के पास में आएंगे, ट्रांसफरर कंपनी के पास में जो उन्होंने बंदा अपॉइंट किया है, और वो पैसे वहां पे 1 साल तक रहेंगे। पर जो आदमी मर गया है, जिसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके इसमें 3 साल तक पैसे रहेंगे वहां पे, समझ में आ रहा है। और जैसे इनको पैसे मिलते हैं ना, इन्होंने विदिन 60 डेज लोगों के पैसे ट्रांसफर कर देना चाहिए। अरे यार रिमेनिंग लोग है ना, हाँ उसमें और एक बात है, उन रिमेनिंग में से भी जो 3/4 लोग अगर कह देना कि हमें वैल्यू कम मिल रही, तो उनको ज्यादा भी मिल सकते, ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। पर 3/4 डिसेंटिंग का 3/4 है वो। अब मान लो 8% में से 6% लोग बोल रहे क्या हमको इतने कम प्राइस दे रहे हैं आप, तो फिर उनको देना पड़ेंगे बढ़ा के। हाँ तो 8 में से 6% अगर बोल रहे होंगे तो समझ गए। 237 में दोनों चेहरे देख लीजिए आप, क्या बोलेंगे इनके बारे में। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अमलगमेशन होना चाहिए, तुम एक साथ में जाओ, तुम्हारी भलाई उसी में, पब्लिक इंटरेस्ट भी उसी में है। पर इस केस में आप सिर्फ प्रपोजल ही कर सकता है गवर्नमेंट, और इन लोगों को अगर एतराज है ना, इसमें से किसी को भी प्रॉब्लम है, तो वो 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। पर एक बात याद रखना, अगर ये अमलगमेशन हुआ ना, इनकी इंडिविजुअल जो लाइबिलिटी है अब दोनों की हो जाएंगी, इंडिविजुअल केसेस जो है वो अब दोनों के हो जाएंगे, और किसी को भी प्रॉब्लम है इनमें से, तो 30 दिन में वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आने के बाद ही ये अमलगमेशन मर्जर होगा। मुझे एक बात बताना है, ये जो है ना, ये सिर्फ प्रपोजल ही है। अगर किसी को भी क्रेडिटर, किसी भी डेटर, किसी भी बंदे को अगर प्रॉब्लम है, जब तक उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तब तक ये मर्जर अमलगमेशन नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर में 3 सेक्शन है जहां पे मर्जर अमलगमेशन होता है, 232 में, 233 में एंड 237 में। 232 में नॉर्मल चल रहा है, 233 में छोटे और या होली ओन्ड या स्मॉल कंपनी, 237 में सीजी को लगता है कि इनका दोनों का साथ में आना बहुत सही बात है, उस केस में होगा। व्हाट इज सेक्शन 238 हो गया मेरा। 239 क्या लिखा है, 239 में ऐसा लिखा है कि अगर कोई बुक्स को फेंकना है, मान लो रैनबैक्सी को एक्वायर कर लिया होगा सन फार्मा ने, तो रैनबैक्सी बोल रहा मैं अपने बुक्स को फेंकना चाहता हूं, तो फेंक नहीं सकता जब तक वो 8 साल का, क्योंकि हर एक कंपनी को रिक्वायर्ड टू मेंटेन व्हाट, सेक्शन 128 के हिसाब से दे आर सपोज टू मेंटेन फॉर 8 years। पर 8 साल के पहले अगर वो फेंकना चाहते हैं तो दे कैन डू इट ओनली इफ दे टेक द परमिशन फ्रॉम सीजी, एंड सीजी विल अपॉइंट 1 person, और उस पर्सन को लगना चाहिए कि इनके डॉक्यूमेंट्स आप कुछ काम के रहे नहीं, उसी केस में वो बुक्स को फेंक सकते हैं। व्हाट इज द नंबर, सेक्शन 240। जो अगर मान लो फ्लिपकार्ट क्या बोलते हैं, रैनबैक्सी में जो लोगों ने गंदा काम किया था, तो वो कल भी लायबल थे, वो आज भी लायबल होंगे, भले ही रैनबैक्सी को किसी ने एक्वायर कर लिया हो, वो कल भी वो लायबल थे। सन फार्मा ने एक्वायर कंपनी को किया है, लोगों के पाप धुलेंगे नहीं, लोग अगर कल जिम्मेदार थे आज भी जिम्मेदार होंगे। अब बात करेंगे, वापस से सारे सेक्शन को रिकॉल करते हैं, 230 की बात करेंगे। 230 में क्या होता है, ये सिर्फ क्या होता है, अरेंजमेंट है जहां पे सिर्फ आपका अमलगमेशन मर्जर नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही। 231 में एक बार 230 हुआ तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कौन चेक करता है, ट्रिब्यूनल चेक करता है। 232 में अमलगमेशन मर्जर चल रहा है, प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी। 233 में ये फास्ट ट्रैक मर्जर्स है, जहां पे आपको
ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाना। ट्रिब्यूनल को जाने के पहले बोलो ना, ट्रिब्यूनल से जाने से पहले क्या होगा? आपको ओएल आरओसी को पूछना पड़ेगा व्हाट इज 234। ये फिरंगी कंपनी से 235 अमिताभ ने जो प्रस्ताव रखा कि होली ओन्ड करना चाहता हूं, 236 में भी होली ओन्ड है, पर ये बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन है या बाय वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन है। 237 में क्या लिखा है? ये गवर्नमेंट चाहता है पब्लिक इंटरेस्ट में दो लोग साथ में। 238 में अमिताभ को बोला है जब भी जाओगे उधर लेने के लिए तो तुम आरओसी से परमिशन लो। व्हाट इज 239? 239 में लिखा है कि ये बुक्स फेंक नहीं सकते। एंड व्हाट इज 240? कल भी लायबल थे, आज भी लायबल है। 3 चैप्टर्स हो गए हमारे। 4th चैप्टर आएगा प्रोड्यूसर कंपनी। पॉज। Hey guys, welcome back. So the last chapter of the revision, guys, corporate law. इसके बाद में पूरा सिलेबस हम लोग कॉर्पोरेट लॉ का डिक्लेयर करेंगे कि हो गया है। दोस्तों अब रहेगा प्रोड्यूसर कंपनी। आप सभी जानते हो जो अनस्ट्रक्चर्ड जो लोग होते हैं, जैसे कि आप बताओ प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर कंपनी में फर्क क्या है? प्रोड्यूस मतलब क्या? प्राइमरी प्रोड्यूस मतलब वो होता है जैसे खेती इज अ प्राइमरी प्रोड्यूस, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, विशिकल्चर, ये सारे प्राइमरी प्रोड्यूस होते हैं। और ये सब काम करने वाले लोग जो है एक बार सिर्फ हॉर्टिकल्चर बोला, बाकी कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला उसने, सारा आदमी अरे कुछ तो बोलना चाहिए था ना, मतलब एनिमल हस्बेंड्री कुछ नहीं बोला है चीचर है, हॉर्टिकल्चर बोल रहे बता दोस्तों
रंगीला आदमी है। दोस्तों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, एक कॉन्सेंट्रेट करो गाइस, आपसे मेरा सवाल है, ये सब प्राइमरी प्रोड्यूस है, ये सब करने वाले लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी? ऐसे सारे लोग अगर 581B का ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं ना, तो वो बन जाएंगे प्रोड्यूसर कंपनी। अब ये पूरे चैप्टर में 581 एक ही सेक्शन है, सब जगह पे वही चलता है। अगला सवाल, 500 अब जवाब देंगे, 581 के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? तो पीएम टाइम्स ऑफ इंडिया में, पीएम टाइम्स ऑफ इंडिया पीएमडब्ल्यू में पढ़ता है तो फेम मिलता है। पी मतलब क्या? प्रोडक्शन। एम मतलब क्या? म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल। तो पीएम को टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टी से टेक्निकल, टाइम्स ऑफ इंडिया। पी से वापस से, पी से कुछ होता है ना, पैकेजिंग। एम से मशीन भी होता है, डब्ल्यू से वेलफेयर होता है, डब्ल्यू फेम मिलता है। एफ से फाइनेंस, ए से एंसिलरी, एम से वन मोर टाइम, एक तो म्यूचुअल असिस्टेंस था, एक तो मशीन था, और एक तो मार्केटिंग फेम मिलता है। ई से एजुकेशन, और टाइम्स ऑफ इंडिया का टी से ट्रेनिंग था। ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आई मतलब इंश्योरेंस। तो ये सारे वर्ड जो है ना, इसका मतलब अगर आप एक्चुअल में खेती नहीं कर रहे हो, पर खेती करने वाले को आप इंश्योरेंस दे रहे हो, खेती करने वाले को फाइनेंस दे रहे हो, खेती कर रहे हो तो मशीन, वो भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और ऐसे लोग भी प्रोड्यूसर कंपनी बन सकते हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडी उठा सकते हैं। तो मतलब कल चके स्वप्निल पाटनी क्लासेस चाहकर भी 581B नहीं है, बिकॉज वो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बन पाऊंगा। बताओ कितने लोग चाहिए, कितने लोग याद आ रहे हैं? देखो ये तो याद है, कितने लोग? 10 लोग इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल और कंपनी होंगी तो 10 इंडिविजुअल ने कंपनी, 10 इंडिविजुअल ने कंपनी, और 2 कंपनी साथ में भी आ सकते हैं। चलो बताओ कहां पे अप्लाई करेंगे लोग? आरओसी को। और कितने दिन में हम बोलेंगे आरओसी? 30 दिन में। अगला पहले अच्छा एक सवाल है, दुनिया में 2 टाइप के लोग प्रोड्यूसर कंपनी बनते हैं, एक तो इंटरस्टेट वाले लोग प्रोड्यूसर बनते हैं, या तो जो बाय डिफॉल्ट ही प्रोड्यूसर होते हैं। बोल दो ना। अच्छा अगला सवाल, हाँ आप जवाब दीजिए मुझे। ये हो गया मेंबरशिप एंड वोटिंग राइट्स, ये सब कुछ आपने देखा। वोटिंग राइट्स बोल दो ना मुझे। हाँ, एक इंडिविजुअल का एक ही वोट होगा, और अगर कंपनी भी और इंडिविजुअल भी तो ही एक वोट, और 2 कंपनीज होंगी तो फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा? ऑन द बेस ऑफ शेयर होल्डिंग, और अगली बार ऑन द बेस ऑफ पैट्रोनेज। अगला सवाल आपसे ये रहा, बताएंगे मेमोरेंडम में कौन से क्लॉजेस होते हैं? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब क्लॉजेस बोल दो, ठीक है। अगला सवाल, एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितने बार होती है? एजीएम साल में कितने बार होती है? एक ही बार होगी ना, नाम में एजीएम लिखा है। 4 बार। यही काम करो आप। मिस्टर रितेश कोई बात नहीं होता है इस उम्र में। एनुअल जनरल मीटिंग का गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स, और पहली जो जनरल मीटिंग 90 डेज में अंदर होना चाहिए। और कितना कोरम होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए, 1/4 कोरम होना चाहिए, कोरम। और इनकी नोटिस कितने दिन पहले? 21 डेज क्या 14 डेज? 14 डेज। और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी मीटिंग होती होंगी। बोल बेटा कितने बार होती है? हर 3 महीने में एक बार, मतलब 4 बार तो होना ही चाहिए। और इधर ऐसा गैप वगैरह कुछ नहीं है। अब बात करेंगे इनका जो कोरम होता है ना, वो 1/3 और 3 विच इज हायर होता है, और आमतौर पर 1/3 और 2 होता है। इनका 1/3 और 3 विच इज हायर होता है। अरे सही बोल रहा हूं मैं? अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की बात करेंगे, क्या यहाँ पे शॉर्ट नोटिस हो सकती? क्या हो सकती है, पर यहाँ पे वो प्रोविजन नहीं जैसे उधर था, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरस्टेट को अगर मान लीजिए वो बनना है, क्या बताओ ना, कोई भी इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने आप को प्रोड्यूसर बनाना चाहती है, बन सकती है क्या? तो ये जो पहले तो नहीं क्या उनके वो लोग थे इंटरस्टेट वाले, तो आप 2/3 को ही वो स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो वो लोग सब नाम देके 2/3 करके और एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, 2 डायरेक्टर साइन भी करेंगे और बताएंगे 581B का काम कर रहे हैं, और आरओसी को सबमिट करेंगे। आरओसी 30 दिन में बोल देंगे हाँ है क्या नहीं है। सही बोल रहा ना मैं? आगे अब बात करेंगे, ये छोड़ दो, ये दोनों चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ द बोर्ड अभी पढ़ना मतलब कभी रिवाइज कर लेना, पर इसमें से क्वेश्चन शायद से कुछ जाएंगे। सीईओ कौन से काम करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, सेक्रेटरी के बारे में कुछ बताओ।
अभी अपने 203 सेक्शन में सेक्रेटरी जो है ना वो अलग है, 5 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल लिस्टेड कंपनी, ये अलग है। पिछले 5 करोड़ का टर्नओवर 3 साल से होना चाहिए, 3 साल, वो भी 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, उससे ऊपर लिखा ना एक्सट्रीम 5। तो उस केस में उनको सेक्रेटरी लाना जरूरी है, और सेक्रेटरी होना कौन सा चाहिए, जो ICSI का है। और अगर उनके पास में सेक्रेटरी नहीं है तो 2 रीजन होना चाहिए, एक पैसा नहीं है, दूसरी बात मिलता नहीं। नेक्स्ट 3 ही पेज है, 1/3 चैप्टर हो गया। बताओ इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी क्या? हाँ, मास्क, M से मनी एक्सेप्टेड गया आया, असेट लायबिलिटी, एसेट सेल्स परचेज, C से कॉस्ट शीट। इंटरनल ऑडिट इनको करना हमेशा जरूरी, चाहे कोई भी टर्नओवर हो, कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल हो। डोनेशन ये पॉलिटिकल पार्टी को कर नहीं सकते, ये अपने मेंबर को और अदर्स को कर सकते हैं। कितना डोनेशन मैक्सिमम होना चाहिए? पिछले साल के नेट प्रॉफिट का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल रिजर्व में अगर इनके पास में पैसे नहीं भी बचे ना तो पैट्रोनेज से मंगवाएंगे। बोनस शेयर दे सकते हैं ये अपने रिजर्व्स को डेबिट करके। लोन टू मेंबर में 3 बातें हैं। एक, पहली बात तो अपना जो बिजनेस है, आटे का बिजनेस है, तो 6 महीने तक दे सकते हैं। अगर लोन देना तो 3 महीने से 7 साल दे सकते हैं, पर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टर को देना तो OR पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी रिकन्वर्जन, उल्टा बोलो, अब ये तो बहुत गुनाह हो गया। किसी प्रोड्यूसर कंपनी को इंटरेस्टेड बनना मतलब अच्छी बात नहीं है। एक तो 3/4 क्रेडिटर है ना, हाँ, और 2/3 मेंबर है। ये लोग अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट को बोलेंगे हम चाहते हैं, तो हाई कोर्ट बोलेंगे ऐसा नहीं तो मीटिंग लो। मीटिंग में 3/4 वैल्यू मेजोरिटी लो। देखो इसमें 3 कंडीशंस हैं। अप्लाई करने के लिए 3/4 क्रेडिटर है या फिर 2/3 मेंबर है। अप्लाई किया हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट बोलेगा मीटिंग लो। मीटिंग में 3/4 वैल्यू मेजोरिटी के लोगों ने हाँ कहना चाहिए, और उन्होंने हाँ कह दिया तो उनका जो आया हुआ जो वो है, जो खुलासा है, देन वो कहाँ सबमिट होना चाहिए? ROC में। पर ROC आपको हाँ भी बोल देगा, पर अभी आप 6 महीने आपके पास में है। अगर 6 महीने में अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मम्मी के पास जाके नहीं बोला तो अभी भी आप प्रोड्यूसर ही माने जाओगे। ये हाई कोर्ट वाली चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ नहीं है। AOA में क्या होता है? अच्छा बताओ, ये अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम में 2 बात ही है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड होता है और एक सिचुएशन अमेंड होती है। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंडमेंट होगा ना तो आपको SR पास करना पड़ेगा। 2 डायरेक्टर ने हाँ बोलना चाहिए, मतलब वो 2 डायरेक्टर का अंडरटेकिंग होना, साइन होना चाहिए, और आपने बोलना चाहिए हम लोग 581B को फॉलो कर रहे हैं, और आपने ROC को सबमिट करना चाहिए। सिचुएशन क्लॉज में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो तब भी आपको SR पास करना है, आपको 2 डायरेक्टर ने हाँ कहना भी चाहिए। यहाँ पे 581B मत लिखना, और दोनों ROC को बोलना चाहिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब ये क्या लिखा रहे? वैकेशन ऑफ द डायरेक्टर कब वैकेट कर सकते हैं? एक, अगर वो कन्विक्टेड हो गया, 6 महीने से कम की सजा नहीं है उसको, एक नंबर। दूसरी बात क्या बोल रहा है? उसने, हाँ, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी ने लोगों का लोन नहीं दिया या इंटरेस्ट नहीं दिया, और ये जो है ना, ये जो है ना वो 90 डेज के लिए लिखा है। कौन सा? कंपनी ने लोगों का नहीं दिया 90 डेज। इसने तीसरे पॉइंट में इसने खुद ने ही कंपनी से लिया था, प्रोड्यूसर कंपनी से, इसने नहीं दिया। जिस दिन डिफॉल्ट किया उस दिन गया है, इसको 90 डेज नहीं है। उसके बाद में चौथी बात क्या लिखी है? ये लिखा ना, ये जिस कंपनी में काम करते ना, प्रोड्यूसर कंपनी में, उन्होंने डायरेक्टर का इलेक्शन बराबर नहीं किया, कुछ गलत काम कर दिया, गलत लोगों को अपॉइंट कर दिया, या फिर जनरल मीटिंग को बराबर से इन्होंने कंडक्ट नहीं किया, उस केसेस में। और लास्ट में एनओ क्या लिखा ना, ये हाँ वही बोला था मैंने, ठीक है। पता तो 5 पॉइंट कौन से? थोड़ा सा याद रखो ना, थोड़ा सा 167 से थोड़ा अलग है। पहली बात तो ये कन्विक्टेड होगा 6 महीने से ज्यादा। इसने, इस कंपनी ने लोगों को डुबाया 90 दिन तक। ये कंपनी ने प्रोड्यूसर कंपनी के पैसे नहीं दिए, लौटाए नहीं। प्रोड्यूसर कंपनी का जहां पे डायरेक्टर था उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट बराबर नहीं किया, और जनरल मीटिंग का भी बराबर से कंडक्ट नहीं किया, उस केस में इसको वैकेट होना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये क्या लिखता है? वेस्टिंग। अरे जो इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मान लो प्रोड्यूसर बन गई ना, तो उसके डायरेक्टर इधर 1 साल तक रहेंगे, भले ही 15 से ज्यादा होंगे। अरे बोलो ना। अच्छा, वैसे प्रोड्यूसर कंपनी में कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए? 5। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15 से ज्यादा हो सकते क्या? नहीं हो सकते। पर इसमें लिखा है अगर कोई इंटरस्टेट वाली अगर बन रही होंगी तो 1 साल तक रह सकते हैं। अच्छा बताओ, इंटरस्टेट की जो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएंगी?
उनके मेंबर इधर के शेयर होल्डर हो जाएंगे, उनकी लायबिलिटी, उधर के डेटर्स, उधर का सब कुछ जो कुछ था, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, होती होंगी लायबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को ट्रांसफर कर सकता है? कर सकता है अगर वो एक्टिव मेंबर होगा तो, और उनको भी बोर्ड से पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब भी कोई प्रोड्यूसर बनता है ना इनका मेंबर, तो अगर उसको नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी 3 महीने के अंदर, बराबर है। वो मरने के बाद में नॉमिनी के नाम पे शेयर्स चले जाएंगे, पर अगर वो प्रोड्यूसर नहीं रहा तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा लाके। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? ये भी लिखा था, और कुछ बोला था उन्होंने? हाँ, वो सरेंडर कब क्या करेंगे? सरेंडर बोले तुम सरेंडर कर दो। सरेंडर अगर उसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर उसने कुछ तो ऐसा काम किया, अब वो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, लिखा ना ये सीज टू प्राइमरी प्रोड्यूसर, या कुछ तो उसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं है। 2 बातें करेंगे, सरेंडर की बातें करो। कब उसको सरेंडर करना पड़ेगा? एक, अब वो प्रोड्यूसर रहा नहीं, मान लो वो वैनिल को कंपनी में था, वो वैनिला बनाता ही नहीं अब, या फिर जो क्वालिफिकेशन उसके पास में होना चाहिए तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब ही विल नॉट बी। अच्छा बताओ, प्रोड्यूसर कंपनी की बात करेंगे, ये लिस्टेड कंपनी होती है क्या? जी नहीं। यहाँ पे मेंबर कोई भी तो खरीद सकता है क्या? नहीं। यहाँ के शेयर्स आम आदमी को मिलते नहीं, इसलिए लिस्टेड कंपनी होती नहीं, ये प्रोड्यूसर ही बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना कुछ। एक बात मेरे को पूछना है, कौन से नहीं, कौन से भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इनके शेयर कैपिटल में पूरे इक्विटी होते हैं, इक्विटी के अलावा कुछ नहीं होते। इसी के साथ में ये चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो गया। नहीं ना, और कुछ बाकी है ना? ये क्या लिखा है? डिस्प्यूट हमेशा वो आर्बिट्रेशन से होगा, और कुछ नहीं। हाँ, ये बात बताओ, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। 1 साल से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अभी तक बिजनेस चालू नहीं हुआ, इन्होंने अपने प्रोड्यूसर छोड़ के दूसरों से काम चालू करवा दी, बराबर है। और तीसरी बात इन्होंने लिखी थी 581B का ये ऑब्जेक्टिव छोड़ के कुछ और ही कर रहे हैं। 3 बातें बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 साल अभी तक खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, अरे आपने मेंबर को प्रमोट, यहाँ पे तो म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल है, तुम अपने छोड़ के किसी और के साथ में काम करे। और तीसरी बात 581B छोड़ के कुछ और ही काम करे, तो उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं वहां से। और ये क्या लिख रहा है? अमलगमेशन मर्जर, कुछ नहीं। ये तो क्या है, 2 प्रोड्यूसर कंपनी साथ में क्या अमलगमेट कर सकती है, तो कुछ बड़ा सेक्शन नहीं है। ओके, ये सारा था प्रोड्यूसर कंपनी। एंड दिस इज हाउ वी हैव डन 4 चैप्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ ऑल्सो। सो दोस्तों, आज इस पूरे रिविजन के बाद में आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन कॉर्पोरेट लॉ। आप सभी लोग मुझे अपना रिव्यू जरूर बताना, जो लोग मुझे पेन ड्राइव पे देखते हैं, 8669661234 पे। अमेंडमेंट के बारे में अगर आप सवाल है तो प्लीज चिंता मत करिए, अमेंडमेंट यूट्यूब पर आएंगे। एक सवाल होगा आपका, MCQ की किताब मिलेगी क्या? जरूर मिलेंगी, उसका प्रिपरेशन चल रहा है, वो आपको पूरी बुक बना के मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अमेंडमेंट के वीडियोस हमने कल रिकॉर्ड भी किए थे, अभी भी कुछ रिकॉर्डिंग होंगे, आपको दिखते रहेंगे। सो अमेंडमेंट्स के तो वीडियोस आएंगे, MCQ के भी वीडियोस आएंगे, वो आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। और कुछ बताना है मुझे? कुछ भी नहीं बताना। Now after this chapter, after this complete entire session of valuation, let's revise whatever we have learned in just 5 minutes, ताकि पूरा चैप्टर फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करें। आप सभी जानते हो इस चैप्टर के प्रमुख 3 खिलाड़ी हैं। एक, जिस बंदे को रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना होता है, उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्जांपल ICAI, और बताएंगे बच्चों लाइसेंस कहां से मिलता है। वंस यू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ RVO, आपको अप्लाई करना होता है कहां पे? अथॉरिटी के पास में, और अथॉरिटी ने जब अगर आपको लाइसेंस दे दिया तो आप बन जाते हो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी इसकी है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होना चाहिए, उन्होंने आपको नोटिफाई करना चाहिए, आप अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, आप पागल नहीं होना चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, आप माइनर नहीं होना चाहिए, आपके पास में डिजायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, और आपने जो रजिस्टर वैल्यू की एग्जामिनेशन जो पास की है वो 3 साल के अंदर की, यहां पे लिखा विद इन 3 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, राइट? ओके।
और साथ साथ में यहां पे लिखा है आप इंडिया के रेसिडेंट होना जरूरी है, तो ही आप बन सकते हो रजिस्टर वैल्यूअर। और पिछले मतलब कि अगर ऐसा लिखा कि 6 महीने से कम की सजा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आपकी सजा 6 महीने से लेकर 7 साल तक की हुई तो जेल से आने के 5 साल तक आप ये नहीं बन पाओगे, और 7 साल से ज्यादा की अगर पनिशमेंट हुई तो आप जिंदगी में कभी भी रजिस्टर वैल्यूअर नहीं बन पाएंगे। और साथ साथ में इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपने ट्रिब्यूनल के साथ में कोई गड़बड़ की होगी, कोई घोटाला किया होगा, इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपने सेक्शन नंबर 271J में कुछ गड़बड़ की होगी, तो आप रजिस्टर वैल्यूअर नहीं बन सकते। और साथ साथ में आपकी इंटीग्रिटी, अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता के ऊपर कोई डाउट नहीं, आप कॉम्पिटेंस है, आपके ऊपर कोई दाग नहीं, आप फाइनेंशियल सॉल्वेंट है। तो ऐसे लोगों को बनने का मौका है। क्या बनने का मौका है? ऐसे लोगों को बनने का मौका है रजिस्टर वैल्यूअर। पर अगर मान लो ये तो इंडिविजुअल की बात हुई, पर अगर बात करेंगे बिकॉज देयर आर 3 पीपल हु कैन बिकम द रजिस्टर वैल्यूअर, वन इज कंपनी, वन इज पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा होता है इंडिविजुअल। तभी हमने जो कंडीशन देखी वो इंडिविजुअल की देखी। अब देखते हैं कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कंडीशन है। नंबर 1 कि जो इनकी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म बनी है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल का काम करना, या फिर वैल्यूएशन का काम करना, या इनका मेन काम होता है प्रोफेशनल सर्विसेज देना, तब जाके ही ये लोग रजिस्टर वैल्यूअर बन सकते हैं। नंबर दूसरी बात, ये इसमें से ये जो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म है वो बैंकरप्ट नहीं चाहिए। तीसरी बात होती है कि इनके अंदर के जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वो ऊपर वाली जो कंडीशंस है जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल थी उसके तहत वो एलिजिबल होना चाहिए। साथ साथ में पॉइंट नंबर 4 में लिखा 3 या उससे कम, फॉर एग्जांपल कंपनी में 12 पार्टनर्स है, उसमें से 3 लोग कम से कम ऐसे होना चाहिए जो रजिस्टर वैल्यूअर की एग्जामिनेशन में पास हुए होंगे। अगर कंपनी के अंदर मान लो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टनर है तो कम से कम 2 लोगों ने तभी वो एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए। और लास्ट में ऐसा लिखा है कि यहां पे ऐसा लिखा है कि जिस क्लास के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए अपॉइंट किया है, फॉर एग्जाम्पल 3 आपके पार्टनर्स है और तीनों को प्लांट एंड मशीनरी के लिए अपॉइंट किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी का ही आपकी पार्टनरशिप फर्म वैल्यूएशन कर सकती है। तो ये था पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के लिए। अब रही बात क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अगर मान लो आपका एमकॉम अगर हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो साथ साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक वैल्यूएशन के एरिया में होना चाहिए। अगर आपने बीकॉम का एग्जामिनेशन दिया है, आप बीए किए हो, आप मतलब कोई ग्रेजुएट हो, या फिर आपने सीए के एग्जामिनेशन दिया है, तो कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस वैल्यूएशन के एरिया में होना चाहिए, तब जाकर आप ये कोर्स के लिए क्वालिफाइड हो, आप यहां पे एग्जामिनेशन देने लायक हो। उसके बाद में लिखा है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। जिस बंदे ने मेंबर्स की एजुकेशन पास हो गई, जो आरवीओ के एग्जामिनेशन पास हुआ है, उस बंदे को अब अप्लाई करना होगा। किसको अप्लाई करना होगा? अथॉरिटी को। अथॉरिटी उसको हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। ना बोलने के विदिन 21 डेज के अंदर उसको और भी जो डॉक्यूमेंट्स पहले टाइम सबमिट नहीं किए थे वो अब की बार सबमिट करेगा। और सबमिट करने के बाद में अगर उसको लगता है कि अगर अब की बार अथॉरिटी को लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही, तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर अब की बार भी लगता है उनको अगर ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो 45 डेज के अंदर उसको कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेट करने के बाद में विदिन 15 डेज में ये बंदा वापस से सारे डॉक्यूमेंट का जुगाड़ करेगा, और अब की बार लगता है इनको सारे डॉक्यूमेंट सही, तो अथॉरिटी उसको लाइसेंस इशू करेगा और वो बन जाएगा रजिस्टर वैल्यूअर। पर अब की बार में अगर उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स अब की बार भी कंप्लीट और बराबर एक्यूरेट नहीं है। तो ये सारी बातें थी एप्लीकेशन में। पर एप्लीकेशन में 2 बातें और है, जैसे कि फॉर्म ए और फॉर्म बी का जिक्र किया था। अगर इंडिविजुअल है तो फॉर्म ए में 5,000 रुपए देता है, और अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी फॉर्म बी के साथ में वो 10,000 रुपए देता है, प्लस जीएसटी भी लगता है। ये सब तो देना ही है और सारे डॉक्यूमेंट्स देना है, तब जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अथॉरिटी को, ताकि हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर बने। बताओ बच्चों, पहले एग्जामिनेशन आरवीओ के पास देना पड़ेगी या पहले लाइसेंस मिलता है? तो स्टेप नंबर 1 आपको आरवीओ के एग्जामिनेशन में पास होना है, और स्टेप नंबर 2 अथॉरिटी को अप्लाई करना, ताकि अथॉरिटी आपको लाइसेंस दे के आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बना सके। अगला पॉइंट आएगा आपके उसमें कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे कि जो बंदा एक बार रजिस्टर हो जाता है, जिसका रजिस्टर वैल्यूअर बन जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी भर तक बन गया, उसको जिंदगी भर तक ये सारी कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस क्वालिफिकेशन की वजह से बना है, जिस एक्सपीरियंस की वजह से बना है, वो ऑल द टाइम उसके पास में होना चाहिए। साथ साथ में पूरे जितने भी जिस आरवीओ के एग्जामिनेशन में पास हुआ, उसके पूरे उसको प्रोविजंस को फॉलो करना है। उसने जितना भी काम करना है वो सारे काम करते समय उसने फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है कि जिस असेट्स के लिए वो अपॉइंट किया गया है, उसी असेट्स का ही वो जिंदगी भर तक काम करता रहे। उसके साथ साथ लिखा, ये कब की बात है? जब वो रजिस्टर वैल्यूअर बन जाए तो जीवन भर उसने ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए। उसने अथॉरिटी को हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर उसका यहां पे लिखा है, अगर पहले आप आरवीओ बने थे, आईसीआई के आरवीओ थे, आपका आरवीओ पहले आईसीआई का था, अब आपका आरवीओ आईसीएसआई है,
तो आपने इसको इन्फॉर्म करना जरूरी है अथॉरिटी को कि मेरा पहले आरवीओ ये था, अब ये आरवीओ हो चुका है। उसके बाद में जितना भी जो इनका ग्रीवेंसेस होता है वो मतलब देखो आरवी, अगर आप ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हो तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के बाद में जितने भी आपके क्लाइंट हो गए उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व करना आपका काम है। और साथ साथ में जितने भी आपके, मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ तो मैंने 10 कंपनी का आज तक रजिस्टर्ड वैल्यूएशन किया है, उन सब का डेटा मैंने मेंटेन करना चाहिए। कितने सालों का? आज 2019 से तो कम से कम 2016 से लेकर 2019 तक जितना भी मैंने वैल्यूएशन किया है उसका पूरा रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करना चाहिए। मैंने जो मेरे आरवीओ है उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं उसको मैंने हमेशा से फॉलो करना चाहिए। और पार्टनरशिप फॉर्म में वही बंदा पार्टनर, वही, अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर 12 लोग हैं उसमें से 2 बंदे, अगर उसमें से 3 लोग अगर मान लो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है तो जब भी साइन करना होगे तो साइन वही बंदे करेंगे जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। उसके साथ साथ में लिखा है कि जब कोई, फॉर एग्जांपल मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में 12 लोग इसमें अंदर है और मैं उसमें का वन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो मैं साइन करता हूं, तो मैंने रिलायंस को ये, रिलायंस का मैं प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करूं तो मैंने रिलायंस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर हूं तो मेरा कितना कैपिटल इंप्लॉयड है। और साथ साथ में यहाँ पे लिखा है जब भी कोई डायरेक्टर साइन करता है ना तो सिर्फ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल और लायबल नहीं होता, वो कंपनी भी लायबल होती है। अगर डायरेक्टर के कुछ गलत वैल्यूएशन करता है तो सिर्फ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और कंपनी बन जाती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो अगर भले ही मैं उस कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर मैं साइन करूँ तो सिर्फ मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरे साथ साथ में पूरी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो। और साथ साथ में किसी भी पार्टनर को, फॉर एग्जांपल 12 लोग की पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने जब 12 लोगों को यहाँ पे देखो, जब पार्टनरशिप फर्म जब अप्लाई करती तो 12 लोगों के तहत उसको सर्टिफिकेट मिला था। अब 12 में से एक बंदा छोड़कर चलेगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि पहले हम लोग 12 थे, अब 11 लोग हैं, अब हमारी पार्टनरशिप फर्म में 12 लोग नहीं 11 लोग हैं। आगे कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कौन लाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लाता है। पर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड नहीं आएंगे तब तक हमने इंटरनेशनल जैसे कि IFRS के स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, या फिर इंडिया के जो स्टैंडर्ड है, आरबीओ के जो लोकल स्टैंडर्ड है, जैसे एग्जांपल ICAI के जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना चाहिए। साथ साथ में इसमें ये भी लिखा है कि एक आरवी दूसरे आरवी का, एक रजिस्टर वैल्यूअर दूसरे रजिस्टर वैल्यूअर का गाइडेंस ले सकता है, डायरेक्शन ले सकता है, उससे इनपुट ले सकता है। अगर आपने किसी ऐसे बंदे का इनपुट लिया होगा तो जब भी रजिस्टर वैल्यूअर सर्टिफिकेट बनाएगा तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में उसने लिखना चाहिए कि ये वैल्यूएशन इतना इतना मैंने किया है और ये जो इतना इतना फलाना फलाना जानकारी है मुझे ये दूसरे रजिस्टर वैल्यू से उसकी जानकारी मिली है, ऐसा उसने रजिस्टर वैल्यूएशन के सर्टिफिकेट में लिखना चाहिए। और तीसरी बात, जब भी वो वैल्यूएशन करता है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में उसने बहुत सारी जानकारी लिखना चाहिए कि जैसे उसने ये इन्फॉर्मेशन उसको कहां से मिली है, कौन सी प्रोसीजर को उसने फॉलो किया है, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट उसने फॉलो किया है, कौन सी मटेरियल जानकारी उसने कंसिडर करते हुए ये रिपोर्ट बनाया हुआ है। साथ साथ में उसको पता होना चाहिए कि ये आखिर ये जो वैल्यूएशन, जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने आया था उसका क्या बैकग्राउंड जानकारी उसके पास में है, आखिर किस मकसद से इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, ये सारी चीजें वो वैल्यूएशन रिपोर्ट में उसको लिखना जरूरी है। साथ साथ में कंक्लूजन लिखना जरूरी, कौन से मेजर फैक्टर्स ने कंसीडर किए, कौन से प्रोसीजर फॉलो किए, कैसे इंस्पेक्शन किया, वो सारी जानकारी उसको लिखना जरूरी है वैल्यूएशन रिपोर्ट में। कौन लिखेगा? रजिस्टर वैल्यूअर। आगे बात करेंगे दोस्तों टेम्परेरी सेट। अगर मान लो किसी रजिस्टर वैल्यूअर को लगता है कि नहीं मुझे अभी कुछ महीनों के लिए काम नहीं करना है, कुछ हफ्तों के लिए काम नहीं करना है, कुछ साल के लिए काम नहीं करना है, तो व्हाट इज द ड्यूटी? इट्स हिज ड्यूटी, ही शुड इन्फॉर्म टू आरवीओ जहां से रजिस्टर था, और आरवीओ ने विदिन 7 डेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये बंदा अब टेम्पररी सरेंडर हो चुका है। ओके, आगे फंक्शन ऑफ वैल्यूअर। वैल्यूअर ने हमेशा ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे रूल में लिखा है, चाहे वो इस एक्ट के तहत काम कर रहा हो, चाहे IBBI जैसे एक्ट में काम कर रहा हो, तो तब भी उसने इसी रजिस्टर्ड के वैल्यूएशन के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ही इज वर्किंग फॉर IBBI और ही इज वर्किंग फॉर द कंपनीज एक्ट, बट ही हैज टू फॉलो द रूल्स गिवन बाय दिस चैप्टर और दिस रूल्स। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये रूल्स आए थे, रूल्स जिस दिन आए थे उसके पहले आपके पास में कोई दूसरा रजिस्टर वैल्यूअर था, तो वो रजिस्टर वैल्यूअर को भले ही अब आपके नए रूल्स के हिसाब से वो उतना क्वालिफाइड, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको तुरंत न निकाले, उसको निकालना ही है तो आपको 31 जनवरी 2019 तक, भले ही वो क्वालिफाइड नहीं है तब तक आप उसको रख सकते हो। वापस से बोलता हूं, मान लीजिए जिस दिन वैल्यूएशन रूल आए थे, रूल्स आए थे, 10 दिन इंटरेक्शन हुआ था, उसके पहले आपके पास में कोई वैल्यूअर था, तो वैल्यूअर कब तक काम कर पाएगा? वो वैल्यूअर भले ही अब एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो 31 जनवरी 2019 तक काम कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। और अगर मान लीजिए उसका 90% तक, 80% तक काम हुआ था, 31 जनवरी तक उसका खत्म नहीं हुआ, तो उसको फर्दर ग्रेस पीरियड हम लोग 3 महीने का और दे सकते हैं। आगे एलिजिबिलिटी फॉर द, अब आगे आरवीओ, कौन से लोग आरवीओ बन सकते हैं? 3, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बन सकते हैं, दूसरी बात सेक्शन 8 वाले या सेक्शन 25 आप जानते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग बन सकते हैं, और तीसरी बात जो पार्लियामेंट के तहत जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होते हैं जैसे कि ICAI, ICSI, ये 3 टाइप के लोग जो है वो आरवीओ को
आरवीओ बनने लायक है। अब आरवीओ मतलब क्या, वो लोग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो आरबीआई का मेन काम क्या होता है, जैसे कि आईसीआई का काम होता है सीए के लिए, वैसा ही जितने आरवीओ होता है उनका काम होता है आरवीओ। तो जब भी आप ये पॉइंट लिखोगे तो आपको याद रखना कि आईसीआई जनरली हमारे लिए क्या करता है। तो आईसीआई हमारे लिए क्या करता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। पॉइंट नंबर 2, वो कोड ऑफ कंडक्ट लाता है, वो आर्टिकल से ट्रेनिंग देता है, साथ साथ में लोगों को मेंबर्स बनाता है। ये सारे काम जैसे आईसीआई कर रहा है ना, वही सारे काम इधर। पहले आईसीआई किसके लिए काम कर रहा था, सीए के लिए। अब क्या बोल रहा है, आईसीआई जैसे सीए के लिए काम करता है वही सारा काम अब की बार आईसीआई किसके लिए करेगा, रजिस्टर वैल्यूअर के लिए। कौन से काम करेगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, मेंबरशिप इशू करेगा, ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप देगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, साथ साथ में क्या करेगा, जो भी अगर जो भी उसके मेंबर्स होंगे, जो रजिस्टर वैल्यू होंगे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा, अगर उनके कुछ ग्रीवांस है तो उसको सॉल्व करेगा। ये सारी बात है। अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ रिकग्निशन। क्या कंडीशन ऑफ रिकग्निशन, अब जो बंदा एक बार मतलब जो लोग आरवीओ बन जाएंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि वो उनको जिंदगी भर तक वो सब बनने का मौका मिलेगा, उनको हमेशा से ये सारी चीजें भी फॉलो करना जरूरी है। अब जिसकी वजह से वो आरवीओ बने उनको वो एट ऑल टाइम्स फॉलो करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, जितने लोगों को उन्होंने रजिस्टर वैल्यूअर बनाया उसका उन्होंने एक डेटा मेंटेन करना चाहिए। साथ साथ में उनको ये लिखा है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने रजिस्टर वैल्यूअर बनाया उनके एक्सपीरियंस और उनके एजुकेशन को देखते हुए उन्होंने बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 उन्होंने सारे जब भी अथॉरिटी ने उनसे कुछ रिपोर्ट्स मांगे तो उन्होंने रिपोर्ट्स को दिया होगा, क्योंकि उनके पापा का नाम देखिए सबसे ऊपर अथॉरिटी आता है, नंबर 2 पे आरवीओ आता है और नंबर 3 पे रजिस्टर वैल्यूअर आता है। तो ऑब्वियसली आरवीओ ने किसका सुनना चाहिए, अथॉरिटी का सुनना चाहिए। तो डायरेक्शन कौन देगा, अथॉरिटी देगा, और फॉलो कौन करेगा, आरवीओ करेंगे। ये सब वहां पे लिखा हुआ है। डिस्प्ले ऑन वेबसाइट मतलब क्या, अगर मान लो जो भी उनके देखो अभी इंडिया में आईसीआई भी है, इंडिया में आईवीओ भी है, इंडिया में आईसीएसआई भी, बहुत सारे आरवीओ है। तो जब भी इन्होंने क्या करते हैं, जब भी कोई बंदे को ये रजिस्टर वैल्यूअर बनाते हैं तो उनका स्टेटस उन्होंने लिखना चाहिए अपनी वेबसाइट पे कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है, क्या सस्पेंड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये बंदा भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका स्टेटस तक उसके सामने उन्होंने लिखकर वेबसाइट पे अपलोड करवाना चाहिए। आगे कैंसिलेशन, क्या कैंसिलेशन, अगर मान लीजिए इस एक्ट का या कोई भी रिलेवेंट एक्ट के अगर कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो अथॉरिटी इस रजिस्टर वैल्यूअर के या फिर आरवीओ के सर्टिफिकेट को, लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है या चाहे तो सस्पेंड भी कर सकता है। तो मतलब कौन सस्पेंड करवा रहा है, अथॉरिटी। किसको, आरवीओ को भी करा सकता है या फिर रजिस्टर वैल्यूअर को भी करा सकता है। कंप्लेंट, अगर फॉर क्या किस बात की कंप्लेंट की बात करें, अगर मान लो कोई बंदा कोई रजिस्टर वैल्यूअर से कोई खुश नहीं है या फिर कोई बंदा आरवीओ से खुश नहीं, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन करना है तो आप कंप्लेन कर सकते हो अथॉरिटी को, और अथॉरिटी जो चाहे वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आगे वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कौन, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यूएशन की स्टैंडर्ड बनाती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्टैंडर्ड खुद बनाते आते हैं क्या, नहीं बनाते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञान कौन देता है, कमिटी। कमिटी कौन सी, कमिटी ऑफ वैल्यूएशन ज्ञान देती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सके, वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड बना सके। कमिटी टू एडवाइस, ये वही कमिटी की बात करते हैं। बताओ स्टैंडर्ड कौन बनाएंगे वैल्यूएशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर कौन उनको एडवाइस करेगा कैसे बनाना चाहिए, ये कमेटी। तो ये कमेटी के बारे में लिखा है, तो वही कमेटी। और कमेटी के लोग जो है उसमें चेयरपर्सन भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं। कितने साल तक काम करते हैं, एक बार अपॉइंट हो गए तो 3 साल काम करेंगे, मैक्सिमम में 2 बार अपॉइंट हो सकते हैं, 2 टेन्योर तक, मतलब एक मेंबर और चेयरपर्सन जो भी अपॉइंट हुए 6 साल से ज्यादा के लिए काम नहीं कर सकते। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन, ये तो लिखा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पनिशमेंट आपको याद करना है। पर अगर मान लो कोई वैल्यूअर ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी 500 करोड़ की और वो बोल रहा है 50, उसको मालूम था कि वो प्रॉपर्टी 500 करोड़ की और वो झूठ बोल रहा है 50 करोड़ की है, मतलब कि यहां पे लिखा है इस सेक्शन में अगर वो झूठ बोल रहा है जबकि उसको मालूम, और कैसा झूठ, मटेरियल झूठ बोल रहा है, मतलब 10-20 रुपए का झूठ बोल रहा है तो चलेगा। एक तो उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो सच को छुपा रहा है, इनमें से दोनों में से कुछ भी अगर करेगा ना तो उसको उतनी फाइन लगेगी, उतनी पनिशमेंट लगेगी जितनी 448 में लिखी है। जब हम 448 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 447 को जितनी पनिशमेंट फाइन लगती है उतनी लगेगी, अर्थात अगर कोई भी रजिस्टर वैल्यूअर कल्चर के फर्स्ट स्टेटमेंट देगा ना उसको उतनी पनिशमेंट लगेगी जितनी 447 में लगेगी। राइट, आई होप यू एंजॉयड वॉट एवर आई टॉट। ये 15 मिनट के अंदर हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। ये खास रिवीजन मैं इसलिए करवाता हूं ताकि बच्चा जब एग्जामिनेशन के पहले पढ़ता है तो उसको पूरा अमेंडमेंट वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो इतना वीडियो भी देखता है बार बार तो उसको ये अमेंडमेंट का रिवीजन बार बार होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लगता है मेरे लेक्चर जरूर अच्छे हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बनते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और थैंक यू सो मच। एंड प्लीज इफ यू नॉट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल तो उसको ज्वाइन करिएगा, स्वप्निल पाटनी क्लासेस नाम से है, उसके ऊपर सारी मेरी लेटेस्ट खबर सबसे पहले पहुंचती है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।